नमस्ते बच्चों। आज का वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए होने वाला है और जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल सेट आया है, ठीक है, गणित का, उसका हम पहला 50 ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है भाई, आपको भी पता है कि बिहार बोर्ड का जो मॉडल सेट है 2024 का ऑफिशियल मॉडल सेट जो आया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। विषय कोड याद रखिएगा 110 है हम लोगों का, ठीक है। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। 100 नंबर का पूरा सेट है जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव होने वाला है, 30 2 नंबर का सवाल होने वाला है और 5 नंबर का 8 सवाल होने वाला है। ठीक है, धीरे धीरे करके सब पे चर्चा करेंगे, आराम आराम से चर्चा करेंगे, क्योंकि सिर्फ हमें यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव का ABCD नहीं कर लेना है कि भाई इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर सी होगा। हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, इसलिए सिर्फ 50 सवाल पे हम लोग चर्चा करेंगे। 50 सवाल का मतलब क्या हो जाएगा भाई? 50 सवाल का मतलब है 50 कॉन्सेप्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे। सिर्फ सवाल का ABCD सीखने हम यहाँ पे नहीं आए हैं, ठीक भाई। तो बहुत आराम से और बहुत ध्यान से जो है सभी सवाल पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप एक बहुत ज़रूरी बात समझ लीजिए कि आप यूनिक क्लासेस मोर नाम का एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। क्यों डाउनलोड करना है? क्योंकि आप क्लास 10th में अगर पढ़ाई कर रहे हैं और 2024 में अगर आपका बोर्ड परीक्षा है, तो उससे जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण PDF सभी विषयों का जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ठीक है, नीचे जो है उसका हम लिंक भी दे दिए हैं। या तो डायरेक्ट इस नाम को प्ले स्टोर पर आप सर्च कर लीजिए या नीचे लिंक दिया गया है वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और वहां पे फ्री में बहुत सारा टेस्ट अवेलेबल है, उस टेस्ट को भी दे सकते हैं। और आने वाले समय में भी बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टेस्ट हम वहां पे प्रोवाइड करवाने वाले हैं जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा। क्योंकि अब सारा खेल किस पे है भाई? सारा खेल प्रैक्टिस पे है। तो रगड़ के प्रैक्टिस करना है, हम भी करेंगे और आप भी साथ में कीजिए। ठीक है, पहला सवाल देखिए हम लोगों का कह रहा है कि 2052 दिया गया है, इसका अभाज्य गुणनखंड अगर करेंगे तो 3 का घात क्या है? तो भाई 2052 का कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड। तो इसको 2 से पहले भाग देना है। जब 2 से भाग दीजिएगा तो ये इतना हो जाएगा। फिर 2 से इसको भाग दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। फिर इसको 3 से भाग दीजिए क्योंकि 2 से तो अभी भाग लगेगा नहीं, तो इसको 3 से भाग दे दीजिए। जब इसको 3 से भाग दीजिएगा तो 1 मर्त में 3 7 और मेरे ख्याल से 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 3 से भाग लग जाएगा तो 5 मर्त में 15 2 7 हो जाएगा। इस बार 3 से भाग लगेगा तो 19 हो जाएगा। 19 तो अभाज्य संख्या है, आपको ही पता है। तो 2052 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया बउआ? 2052 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 पे पावर 2 गुने 3 पे पावर 3 गुने 19। सवाल में हमसे पूछा जा रहा है, सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का क्या घात है? तो 2052 का अभाज्य गुणनखंड तो ये है, तो इसमें 3 का क्या घात है? घात तो इसे बोलते हैं। तो 3 का घात 3 हमें दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी को हम अपना आंसर बोलेंगे। और इस तरह से जो है ये प्यारा सा सवाल अपना खत्म हो गया और अगला सवाल की ओर बढ़ जाइए। हमसे पूछा जा रहा है कि भाई 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कौन शांत नहीं है। हमें पता है कि कोई भी अगर परिमेय संख्या है तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है या तो शांत होता है या तो अशांत। ठीक है, शांत कब होता है भाई मेरे? शांत कब होता है? तो वो शांत होता है जब किसी परिमेय संख्या का जो हर है ना, हर जो है दो 2 और 5 के रूप का हो। किस रूप का हो भाई? 2 और 5 के रूप का हो। जहां ये जो हम जानबूझकर ये m और n दिए हैं, ये क्या होगा? ये नॉन पॉजिटिव नंबर होगा। मतलब कि यहाँ पे 0 हो सकता है, 1 2 3 4 m n की जगह कुछ भी हो सकता है पावर, यानी कि 2 और 5 की संख्या कुछ भी हो सकती है। यानी कि हमसे पूछ रहा है शांत नहीं, तो शांत कौन नहीं होगा? जिसका हर 2 और 5 के रूप का नहीं होगा। क्योंकि जिसका हर 2 और 5 के रूप का होगा वो परिमेय संख्या तो शांत होगा। जिसका हर 2 और 5 के रूप का नहीं होगा वो जो है शांत नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इसको देखिएगा तो 2 और 5 साफ साफ हर के रूप में लिखा हुआ है। इसको देखिए 2 और 5 साफ साफ इसके हर के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, बस इसका बेस देखना है। ठीक है, जैसे अगर कोई संख्या लिखा हुआ है तो इसमें 3 जो है बेस है, आधार है, और 5 जो है घात है। तो हमको घात से नहीं मतलब है, बस उसका बेस देखना है। इस तरह के ऑप्शन में बस हमको बेस देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पे पावर 0 है और 5 पे पावर 2 है। मतलब क्या? 2 और 5 है बेस, बस बेस देखो 2 और 5 है कि नहीं। यहाँ भी बेस 2 और 5 है, चलेगा। यहाँ देखो बेस 2 और 7,
यानी यही शांत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो हर है वो 2 और 5 के रूप का नहीं है, ठीक है, क्योंकि शांत होता तो उसका हर केवल 2 और 5 के रूप का। समझे कि नहीं समझे? और ये भी देखो शांत है क्योंकि इसका हर 2 और 5 है इसका बेस, यानी ऑप्शन सी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। मतलब ये परिमेय संख्या जो है ना भाई, इसका दशमलव प्रसार जो है शांत नहीं है। अगर इस सवाल को देखिएगा तो शून्यकों का योग हमसे पूछा जा रहा है। भाई पहले इसको क्या करो, व्यापक रूप में ले आओ। आपको पता है बहुपद के दृष्टिकोण से रैखिक जो अपना बहुपद है उसका व्यापक रूप होता है ax प्लस बी, जहां a 0 के बराबर नहीं होता है। डायरेक्ट ये भी एग्जाम में सवाल आता है, इसको आप याद रख सकते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये होता है, ठीक है। सामान्य रूप में इसे हम बोलते हैं कभी कभी, जनरल फॉर्म इंग्लिश में बोला जाता है। और त्रिघात का व्यापक रूप ये होता है। ये सब एग्जाम में मेरे भाई आ सकता है, ठीक है, इसलिए ये बात हम यहाँ पे आपको बता दें, ठीक है। तो पहले इसको व्यापक रूप में करना है, मतलब कि सभी पद को क्या करो, क्लियर कर लो। तो क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो x को अगर 2x से गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x को 5 से गुना कीजिएगा तो -5x हो जाएगा, और -3 एज इट इज लिखाएगा बउआ। क्यों? क्योंकि x का 3 से गुना होने का यहाँ कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है भाई। अब देखिए ये क्या है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद जो है, द्विघात बहुपद अगर आपके सामने आएगा, कोई भी द्विघात बहुपद अगर आपके सामने आएगा तो उसके शून्यकों का योग जो है ना, मान के चलिए कि अगर एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ठीक है, और इसका दो शून्यक होगा, क्योंकि शून्यकों का संख्या क्या होता है द्विघात बहुपद का, 2 होता है। अधिकतम 2 शून्यक इसका हो सकता है, ठीक है। ये भी आता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या, तो आपको बताना है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होता है। रैखिक के शून्यकों का संख्या 1 होता है, और त्रिघात के शून्यकों का संख्या मेरे भाई 3 होता है। तो ये द्विघात बहुपद है, क्यों? क्योंकि उसका घात 2 है, घात 2 है तो द्विघात है, ठीक है। तो इसका 2 शून्यक होगा, मान लो अल्फा और बीटा इसका शून्यक है। तो अगर इसके हम शून्यक को जोड़ दें तो हमेशा वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। अगर इसके शून्यक को हम गुना कर दें, दो संबंध बेसिक दो संबंध है, बाकी पूछने का तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, बहुत सारा चीज पूछता है, जिस इसका हम लॉन्ग वीडियो जो है सबका डिटेल में बना के हम इसी यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सारा देख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिलहाल हम दो बेसिक पे बात कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मतलब सी बाई ए हो जाएगा। ये संबंध होता है द्विघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच, ठीक है। ये या आप 10th के स्तर पे सीधा फॉर्मूला की तरह इसको याद किए होंगे कि भैया ये फॉर्मूला होता है ना। तो उसी तरह से यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा, क्यों? क्योंकि यहाँ शून्य क्या था, अल्फा और बीटा था, तो शून्य को जोड़ दिए तो माइनस बी बाई ए आ गया। भाई यहाँ ये ए बी में बात चल रहा था तो ए बी आया, यहाँ तो संख्या है ना। तो भाई अल्फा प्लस बीटा, मान लो कि इस बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। इसे एज अ फॉर्मूला भी अगर हम ट्रीट करें तो माइनस की माइनस, और बी का काम कौन करता है, जो एक्स के साथ होता है। जो पद एक घात वाला होता है वो आपका जो है बी का काम करता है। तो एक घात वाला पद ये है, तो बी का काम कौन कर रहा है, -5, यानी -5, डबल माइनस आएगा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और ए का मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ क्या है, 2 है, यानी कि फाइनली माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5/2 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे तो दिसंबर चल रहा है तो ज्यादातर बच्चा को ये बात पता ही होगा। खैर, तो 5/2 यानी कि ऑप्शन डी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बेसिकली कुछ नहीं था, बस इसको आप क्या करते, गुना कर देना था, गुना करके व्यापक रूप में इसको ले आना था, यानी कि एक्स स्क्वायर का पद पहले, फिर एक्स वाला पद, और फिर अचर पद, इसको इस तरह से लिख देते, और फिर अल्फा प्लस बीटा जो कि शून्यकों के योग को हम अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं। अगर इसके शून्यक को हम अल्फा और बीटा मान लें तो, या शून्यकों का योग सीधा भी बोल सकते हैं, माइनस बी बाई ए होता है, जिससे इसको समझो, शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए होता है। इसी सवाल में अगर आपसे शून्यकों का गुणनफल पूछ लेता, अरे भाई क्या पूछ लेता, शून्यकों का गुणनफल पूछ लेता, तो क्या हो जाता, सी बाई ए। देखिए ध्यान से, सी का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, -3 कर रहा है, और ये 2 कर रहा है, यानी -3/2 जो है शून्यकों का गुणनफल हो जाता है, ठीक है। फिलहाल इस सवाल का अपना आंसर क्या हो रहा है, डी हो रहा है, ठीक भाई। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखिए।
कहा जा रहा है कि यदि एक इस समीकरण का एक मूल -3 है तो p का मान बताइए। भाई अगर ये मूल है ना इस समीकरण का, तो इसको अगर हम x की जगह रखेंगे तो ये पूरे समीकरण के मान को 0 कर देगा, क्योंकि मूल का मतलब ही होता है चर का मान, चर का वह मान जो समीकरण को ही 0 कर दे, समीकरण को ही 0 कर दे। यही बहुपद में शून्य कहलाता था। चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण में जो है ये कहलाने लगा अपना मूल। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, हम मान लेंगे कि भैया 2 और -3 रख दीजिए x की जगह, जहां x है वहां -3 रख देंगे, प्लस p की p और फिर -3। ध्यान से देख लो, जहां x है वहां -3 रख देते हैं और -3 के 3 बराबर 0 की 0। ठीक है, ये मूल था तो x की जगह रखेंगे, y रहता तो y की जगह रखते, मतलब जो समीकरण में चर मौजूद होता उसकी जगह हम रख देते, अपना काम हो जाता। तो 2 की 2 और -3 का स्क्वायर मतलब 9, -3p घटाओ 3 बराबर 0। तो -3p, ठीक है, या एक सेकेंड, ये हो गया 18, 18 में 3 घटेगा तो 18 में 3 घटेगा तो 15 घटाओ 3p बराबर 0। ये माइनस में उधर भेज दीजिए, प्लस हो जाएगा। अरे बोलो हाँ कि ना। अभी गुना में इधर लाके भाग कर दीजिए, तो आपको दिख रहा होगा ये गुना में था, इधर आके भाग हो गया, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि p का मान 5 आ रहा है, जो कि ऑप्शन सी में दिखाई पड़ रहा है। बोलिए हाँ कि ना। आगे बढ़िएगा अगर और इस सवाल को देखिएगा, तो यहाँ कहा जा रहा है वो सीधा सवाल आ गया कि अगर अगर ये एक बहुपद है जो कि द्विघात बहुपद दिख रहा होगा, तो इसका घात 2 है, क्या लिखा हुआ है ax² माइनस bx प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है। तो हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई ए, कब? जब बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस सी। याद रखिएगा ये होता है तब इसका गुणनफल होता है c बाई ए। तो यहाँ अगर हम देखेंगे, यहाँ अगर हम देखेंगे तो c का काम c ही कर रहा है और a का काम यही कर रहा है, तो c बटा a जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। इस सवाल का भी आंसर क्या हो जाएगा? c बाई ए हो जाएगा। लेकिन अगर यही हम आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछ दिए होते, अल्फा प्लस बीटा पूछ दिए होते, तो फॉर्मूला व्यापक से मिलाते तो फॉर्मूला तो माइनस बी बाई ए होता। लेकिन अगर इस सवाल पे आते, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को, क्योंकि इस तरह का सवाल अल्फा प्लस बीटा करके 2019 या 20 में पूछा भी है एग्जाम में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो बी का काम कौन करता है? जो एक्स के साथ होता है। तो यहाँ एक्स के साथ कौन है भाई? माइनस बी है। तो ये फॉर्मूला का माइनस और बी का काम यहाँ कौन कर रहा है? माइनस बी कर रहा है। इसलिए मेरे भाई प्लस बी बाई ए आंसर होता। अगर ये एक द्विघात बहुपद दे देता ax² माइनस bx प्लस सी, क्योंकि यहाँ माइनस दिया, व्यापक में प्लस होता है। अरे बात को समझो। तो अल्फा प्लस जब बीटा करते हैं, शून्यकों का जब योगफल करते हैं, तो भाई जो एक्चुअल में x के साथ होता है, जो x का गुणांक होता है, उसका उल्टा साइन करके लिखते हैं। प्लस होता है व्यापक में तो यहाँ माइनस बी लिखते हैं, यहाँ प्लस बी है तो यहाँ माइनस बी लिखे, यहाँ माइनस बी है तो साइन उल्टा करके प्लस बी लिखेंगे। अरे बात आ रहा है समझ में क्या? लेकिन जो सवाल में पूछ रहा था उसके आधार पे c बटा ए होता, लेकिन डायरेक्ट आंख मूंद कर नहीं काम करना है। ठीक है, यही चीज दे देता, मान लो ax² प्लस bx और माइनस सी दे देता है यहाँ, और बोलता है इसका शून्य का अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा बताइए। तो मेरे भाई इसका क्या शून्य का बताते? माइनस सी बाई ए बताते। अरे बताते कि नहीं बताते? क्योंकि सी का काम माइनस सी कर रहा है। ठीक है, कभी कभी पता है क्या बदमाशी करता है? क्या करेगा? लिख देगा bx² माइनस ax प्लस सी, ये द्विघात बहुपद के रूप में दे देगा और बोलेगा इसके शून्यकों का योग बताओ। तो शून्यकों का योग तो होता है माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए का क्या मतलब होता है? माइनस बी बाई ए का मतलब होता है माइनस एक्स का गुणांक। अगर तुलना करें हम इसके व्यापक रूप से तो माइनस एक्स का गुणांक, क्योंकि माइनस की माइनस और बी क्या होता है? एक्स का गुणांक होता है, क्योंकि अपना व्यापक रूप मेरे भाई ये होता है। तो इसमें शून्यकों का योगफल का क्या मतलब हुआ? माइनस की माइनस। ठीक है, एक तरह से फॉर्मूला वाला आ गया, इसका भी हम संबंध आपको समझा चुके हैं, ठीक है, डिटेल वाले वीडियो में। और x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ कौन है? p, x के साथ जो है उसको x का गुणांक बोलते हैं। x के साथ यहाँ b है,
तो इसलिए इसको माइनस बी बाई ए बोलता है। क्यों? क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। कोई भी द्विघात बहुपद देगा और शून्यकों का योगफल पूछेगा तो उसका मतलब क्या है, एक्स का गुणांक जो भी है उसका उल्टा साइन, क्योंकि माइनस हो गया और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक, नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो भैया इस सवाल में आओ अगर, तो माइनस हम दे दिए, चलो ठीक है, और एक्स का गुणांक क्या है, ए है। एक्स का गुणांक क्या है, ए है, माइनस ए है, मतलब माइनस ए है, तो यहाँ आपको माइनस ए लिखना, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, बी, अर्थात आपको आंसर ए बटा बी बताना पड़ेगा अगर बात समझ में आ रहा है तो। ठीक है, बहुत सारा हम बात इस 50 सवाल में ही आपको सिखा देंगे, ध्यान से खाली देखते रहिएगा आराम से और अस्थिर से। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि कौन एपी में है। ठीक है, समांतर श्रेणी दोनों बात लिखा रहता है, हालांकि टेक्निकली देखिएगा तो दोनों दो बात हो जाएगा, श्रेणी और श्रेणी अलग भी हो जाता है। ठीक है, 10th के स्तर पे आप इसे एक ही समझिए, एपी है, बेसिकली एपी है। 5वां चैप्टर से पूछ रहा है कौन एपी है। एपी में हम क्या पढ़ते हैं, संख्याओं का सूची होता है, संख्या होता है, और एपी अगर होगा ना तो हर अगला पद पिछला पद से घटाने पे एक संख्या आता है, एक निश्चित संख्या आता है, जिसे हम सारवंतर बोलते हैं या उसे डी से सूचित करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में उसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो कुछ नहीं करना है, संख्या जो दिया गया है ना उसका अगला पद में पिछला पद घटा दो, इसको पद बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन में क्या दिख रहा है, पहला ऑप्शन में दिख रहा है 2, 5, 7। अगर ये एपी होगा, अगर मेरे भाई ये एपी होगा तो हर अगला पद पिछला पद से घट के सेम आएगा। यानी जब हम 5 को 2 से घटाएंगे, उल्टा है ना, आगे से पीछे घटाना है, तो 5 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3, और 7 में 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2। 5 में 2 घटाए 3 आया, और 7 में 5 घटाए क्या आया, 2 आया। तो एक ही संख्या नहीं ना आया, तो ये एपी नहीं है। ये क्या है, एपी नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखो, 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है, 7 का स्क्वायर। इसको क्या करना है भाई, घटा के देखना है। तो घटेगा कैसे, पहले इसका संख्या तो पता चल जाए। ये कैसे घटेगा, जब इसका संख्या आपको पता चल जाएगा। तो भाई ये क्या हो जाएगा, 4, ये क्या हो जाएगा, 9, ये क्या हो जाएगा, 49। अरे बोलो, अब घटा दो, तो 9 में 4 घटेगा तो 5 होगा, और ये घटेगा तो 40 होगा। तो भैया ये भी एपी ने, इसको घटाओ, ये लिखा हुआ है एक्स, फिर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, और फिर लिखा हुआ है एक्स क्यूब। ठीक है, अब करा इसको घटाइए, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से घटाइएगा, यही रह जाएगा। ठीक है, और फिर इसको इससे घटाइएगा तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक के चीज तो घट के नहीं आया, मतलब कि ये भी एपी नहीं है, यानी ऑप्शन डी ही एपी होगा। क्यों, क्योंकि देखो 1 लिखल है, 3 लिखल है, 5 लिखल है, तो इसको इससे घटाओ दूं, इसको इससे घटाओ दूं, घट के संख्या आया कि नहीं आया, इसलिए ये एपी है। ठीक है, ये क्या है, एपी है। इस तरह से जो है आप इस सवाल को बना सकते हैं, बोलिए हाँ कि ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे। ठीक है, बहुत आराम से सब सवाल को देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि भैया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 घटाओ कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए। आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 घटाओ कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। सीधा फॉर्मूला है मेरे भाई, आपको ये बात याद रखना। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 1, दोनों गुना के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। अरे बोलो, इसी तरह से जैसे टेन और कोट गुना के 1 होता है, कॉस और सेक गुना के 1 होता है। क्यों, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है। भाई कौन गुना के 1 हो सकता है, 5/3 किससे गुना होगा तो 1 होगा, इसी के व्युत्क्रम से, इसी के उल्टा से 3/5 से गुना कीजिएगा तब ये ना 1 होगा। अगर दो वास्तविक संख्या गुना होके 1 आ रहा है, ठीक है, मतलब क्या है, वो एक दूसरे का व्युत्क्रम है। देखिए ना, 5/3 किससे गुना होके 1 आया, 3/5, सिंपल सा बात। तो अगर गुना होके 1 आ रहा है मतलब क्या, वो एक दूसरे का व्युत्क्रम भी होता है। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 घटाओ कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस, इस तरह से टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। इस तरह से जो है
काम कर सकते हैं। विविक्तर आपसे पूछा जाए, कोई भी अगर द्विघात समीकरण है तो इसका विविक्तर जो होता है, जिसे विवेचक भी बोला जाता है, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यानी ऐसे इसे फॉर्मूला ले सकते हैं, इसे डी से भी सूचित किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में। तो अगर विविक्तर पूछा जा रहा है मतलब हमसे डी पूछा जा रहा है, विवेचक पूछा जा रहा है, इसका मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का स्क्वायर मतलब क्या, -4 का स्क्वायर, क्योंकि बी हम किसे बोलते हैं, बी हम किसे बोलते हैं, अरे भाई हम बी किसे बोलते हैं, जो एक्स का गुणांक होता है उसे हम बी बोलते हैं। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसे हम ए बोलते हैं, और जो अचर पद होता है उसे हम सी बोलते हैं। तो फॉर्मूला है विवेचक का बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये सब सवाल जो है एग्जाम में आएगा ही आएगा बुआ, ठीक है, मॉडल सेट में है, मतलब एग्जाम में भी इस तरह का सवाल आएगा। अंक बदल देगा, समीकरण बदल देगा, संख्या बदल देगा, मतलब सारा सवाल नहीं आएगा लेकिन कुछ ना कुछ तो इससे आएगा ही। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो यही रहने वाला है, कहाँ से वो नया कॉन्सेप्ट उजागर करेगा। तो b का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, b आपका -4 है, ध्यान से देखिए, घटाओ 4 गुने a का मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक जो कि 5 है, गुने c का काम कर रहा है 2, -4 का स्क्वायर 16 घटाओ 40। ठीक है, इसको घटा दीजिए, तो 40 में 6 गया तो 34, 34 में 10 गया 24, यानी -24 अपना आंसर आ रहा है, -24 अपना आंसर है। ठीक है, और आपको एक बात और याद होगा कि विवेचक से ही कि कोई भी द्विघात समीकरण के मूलों का प्रकृति पता चल जाता है। अगर विवेचक यानी डी 0 आ जाए ना, तो उस द्विघात जिस भी द्विघात समीकरण का विवेचक 0 आ जाएगा, उस द्विघात समीकरण का जो है विवेचक अगर 0 आ जाएगा तो उस द्विघात समीकरण का जो है दोनों मूल बराबर होता है, और वास्तविक और बराबर होता है। अगर 0 से छोटा आ जाए विवेचक, मतलब डी अपना माइनस में आ जाए, जैसे यहाँ आया, तो इसके मूलों का क्या प्रकृति होगा, पूछ देगा कभी कभी, द्विघात समीकरण दे देगा और पूछ देगा भाई इसके मूलों का प्रकृति बताओ। उस समय भी हमें विवेचक निकालना होता है, विविक्तर निकालना होता है, और विविक्तर निकाल कर देखना होता है कि क्या वैल्यू आया। अगर वैल्यू 0 आया तो प्रकृति के रूप में हम बोलेंगे भाई समान इसका मूल आने वाला है, दोनों मूल समान होने वाला है। अगर विविक्तर माइनस में आएगा तो बोलेंगे भाई वास्तविक नहीं आएगा उसका मूल। और एक केस और होता है जब प्लस में आ जाए आपका विविक्तर, मतलब कि 0 से बड़ा आ जाए, उस केस में बोलिएगा असमान और वास्तविक आता है। ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखना है। तो अगर इसी द्विघात समीकरण का आपसे पूछ देता प्रकृति, तो आप इसी तरह से उसका पहले विवेचक निकालते और देखते भाई -24 आया है, मतलब माइनस में आया है, अगर माइनस में आया है तो इसके मूलों का प्रकृति क्या हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा, मतलब वास्तविक नहीं होगा। यानी इसका मूल जब आप ज्ञात करने जाइएगा तो 10th के स्तर पे आप नहीं ज्ञात कर पाइएगा, रूट के अंदर माइनस आ जाएगा अगर द्विघाती सूत्र का प्रयोग कीजिएगा तो। ठीक है, खैर ये तो सवाल क्लियर हो गया, फिलहाल वो -24 आ गया। करा है कि लीजिए अगले सवाल जो है मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विविक्तर निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। डी का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का स्क्वायर का मतलब क्या, -4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16 घटाओ 4 गुने, ये फॉर्मूला का 4 है, ए का काम कौन करेगा 2, ध्यान से देख लो, और सी का काम कौन करेगा, सी का काम करेगा 3। तो ये हो गया 16 घटाओ 4 दूनी 8 तिया 24 अर्थात -8, यानी डी क्या आया मेरे भाई, डी आ गया, डी आ गया -8, मतलब डी क्या हुआ, आ गया 0 से छोटा, या डी आ गया सीधा माइनस में। डी किस में आ गया भाई, माइनस में आएगा, और जब डी माइनस में होगा, जब डी माइनस में होगा तो हम बोलेंगे वास्तविक नहीं। ये कब बोलेंगे, जब डी का मान 0 आता, ये कब बोलते हैं, जब डी का मान प्लस में आता। इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। और डी का मतलब विवेचक या विविक्तर होता है, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के सिंपल सा फॉर्मूला बोलिए, जो बोलिए उससे निकल जाएगा। करे भैया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मूल कौन है, भाई अभी हम तुरंत आपको बताए, एक तो ठीक है इसका मूल आप ज्ञात कर सकते हैं, 2 मूल आएगा, देख लीजिएगा कोई ऑप्शन में क्या है। दूसरा ये भी तो ऑप्शन है कि अगर ये मूल होगा ऑप्शन वाला तो यहाँ रखेंगे तो इसके मान को 0 कर देगा, क्योंकि मूल क्या करता है,
व्हाट इज मूल? मूल है क्या? इंग्लिश में रूट बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या करता है ये? समीकरण के मान को जीरो कर देता है। अगर चर की जगह रखे तो, एक्स की जगह रखे तो देखो ध्यान से, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब अगर हम यहाँ जीरो रखें, एक एक करके चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ जीरो रखें, और भी तरीका है इसको पता लगाने का, जैसे आपको सही लगे आप पता लगा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, लेकिन दो तो रह जाएगा, यानी ये सही नहीं। वैल्यू रखिएगा, बहुपद का मान निकालने के लिए आप 9th में सीखे होंगे, ठीक है। एग्जाम 10th में भी पूछता है ये सब बात, तो ये बात हो जाएगा। -1 रखिए, एक्स की जगह क्या रखिए? -1, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा +3, और ये हो जाएगा 2। तो ये जीरो बना क्या? नहीं बना, तो ये मूल नहीं रहा होगा इसका। मूल रहता तो जीरो बनता, मूल जो भी रहेगा वो जीरो बनाएगा। -2 यहाँ रखिए, -2 का स्क्वायर कहाँ रखना है? एक्स की जगह रखना है। कहाँ रखना है? एक्स की जगह रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा +6 और +2। देखो ये भी जीरो नहीं बनाया, मतलब ये भी मूल नहीं है। अब हम रखेंगे +2, क्योंकि यही एक ऑप्शन बच रहा है अब। तो यहाँ 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और +2 हो जाएगा। ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है? -2 और +2 क्या हो जाएगा? 0। तो 2 जो था इसका मूल था, क्यों? क्योंकि 2 जो है चर की जगह रखने पे समीकरण के मान को एक्चुअल में 0 बना रहा था, ठीक है। तो मान रखिए, बेसिक सा कैलकुलेशन कीजिए, आपका काम हो जाएगा। भैया कह रहा है कि कौन किसका गुणनफल परिमेय संख्या आने वाला है, ठीक है। चूंकि गुना में है तो गुना कर सकते हैं हम इसको सीधा। अगर यही प्लस में रहता तो नहीं जुड़ता, जैसे √3 और √5 है तो इसको हम गुना करके √15 लिख सकते हैं। लेकिन अगर √3 और √5 रहेगा तो भाई मेरे कभी इसको √8 जोड़कर नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है, महापाप है। खैर गुना में है तो हम जोड़ पे क्यों जाना। तो ये हो जाएगा √15। परिमेय संख्या तो वही ना होगा जब रूट को खत्म कर देगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा। वो संख्या रूट के अंदर रही नहीं, √15 रूट से बाहर आएगा? नहीं आएगा। 9 7 को गुना कीजिएगा 63, रूट से बाहर ये भी नहीं आ पाएगा। रूट खत्म हो जाना चाहिए, जैसे √16 आ गया, ये क्या आ गया? √16। √16 का मतलब क्या होता है? 4, यानी ये इसका गुणनफल परिमेय संख्या आएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको भी गुना कीजिएगा 18, 18 रूट से बाहर, मतलब रूट को खत्म नहीं करेगा, मतलब 18 से कुछ चीज बाहर आ सकता है, जैसे ये 18 है, तो 18 का मतलब क्या होता है? 3 गुने 3 गुने 2, तो यहाँ से 3 बाहर आएगा, 3 का जोड़ा लगा तो 2 तो रह जाएगा, तो रूट तो पूर्ण रूप से नहीं खत्म हुआ, यही हर जगह हुआ, लेकिन यहाँ खत्म हो जाएगा, इसलिए ये अपना आंसर हो गया। 154 का बस अभाज्य गुणनखंड कर देना है, या तो आप इसको गुना करके देख लीजिए कौन 154 आ रहा है, या 154 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ऑप्शन सी में दिख रहा है कि 14 और 11 गुना कीजिएगा 154 आ जाएगा। देख लो ना, 14 और 11, 4 1 4 1, तो 4 5, ठीक। कोई जो भी अभाज्य गुणनखंड होगा किसी भी संख्या का, तो गुणनफल तो उसी संख्या के बराबर होगा उसका। कह रहा है कौन? एक घातीय समीकरण है, ठीक है। एक घातीय समीकरण को ही रैखिक समीकरण बोलते हैं, और रैखिक समीकरण, एक घातीय समीकरण का मतलब क्या हो रहा है? वैसा समीकरण जिसका घात 1 हो। तो देखिए किसका घात 1 है? किसका घात 1 है देखना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ तो x और x कट जाएगा ना मेरे भाई, क्योंकि क्योंकि प्लस में है और ये भी प्लस में, तो इस साइड लाइएगा तो माइनस होगा, तो क्या होगा? कट जाएगा। इसलिए इसलिए ये तो अपना ऑप्शन होगा नहीं। इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला लगाइए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर सेम टू सेम रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अगर आप ध्यान से अब देखिएगा इसको, तो एक्स स्क्वायर तो कट गया भाई, प्लस में इधर आके माइनस कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x बराबर 4x प्लस 2, ठीक है। तो ध्यान से अगर देखिएगा तो यही रैखिक हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना सही है। क्यों? क्योंकि देखो घात इसका 1 आएगा, मतलब व्यवस्थित भी आप इसको कर सकते हैं, इधर 0 रख देते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो 4x प्लस 2 तो पहले से इधर है, 2x इधर प्लस में, उधर जाके माइनस, 1 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस। तो देखो 4x में 2x घट जाएगा तो 2x हो जाएगा, और 2 में 1 घट जाएगा तो +1 हो जाएगा, बराबर 0 की 0। तो भाई देखिए ये एक घातीय समीकरण हुआ कि नहीं हुआ। अब ये तो सीधा साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 घात है, इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 घात है, यही ऑप्शन बी जो है सही है। ये दिख रहा था कि भाई 1 घात का है, लेकिन x x कट गया, तो यहाँ क्या हो गया? जब वो x रहा ही नहीं, फिर घात कहाँ से तय होगा? फिलहाल 13 का ऑप्शन बी जो है अपना सही जवाब है, ठीक है भाई। कह रहा है कि भाई बताओ अब कौन द्विघात समीकरण है?
द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है? घात 2 होना चाहिए। द्विघात समीकरण का मतलब क्या है? जिसका अधिकतम घात 2 हो, है ना, 2 घात उसका होना चाहिए। देखिए ध्यान से अगर देखिएगा, इसको आप गुना कीजिएगा, इधर से गुना, इधर गुना करके एक्स स्क्वायर आएगा और इधर भी गुना करके एक्स स्क्वायर आएगा और दोनों कट जाएगा। जब एक्स स्क्वायर कट गया तो ई तो द्विघात नहीं होने वाला है, हमसे द्विघात पूछ रहा है। यहाँ भी देखो एक्स स्क्वायर कट गया, ये भी द्विघात नहीं होगा। अब इसको देखो, साफ साफ लिखा हुआ है कि यही द्विघात है, काल दिमाग लगाना भाई, ये सीधा द्विघात हो जाएगा, तो सीधा सीधा प्रेम से लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ जाइए। कह रहा है कि भैया अगर इसके मूल बराबर हैं तो के का मान बताइए। आपको ही पता है कि अगर इस द्विघात समीकरण का, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, इसका मूल बराबर है मतलब विवेचक 0 होगा, मतलब डी 0 होगा। किसी भी द्विघात समीकरण का मूल बराबर है मतलब उसका विवेचक 0 है। सिंपल सा बात है, क्यों उतना दिमाग लगाना। और विवेचक का मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब b का स्क्वायर कर दीजिए। b किसे हम बोलते हैं भाई? बार बार बोल रहे हैं x का गुणांक। समीकरण में जो x का गुणांक होगा, समीकरण में जो x के साथ बात लिखा होगा ना, सब जो है क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? हमको दिख रहा है कि x के साथ लिखा हुआ है -3 के। क्या लिखा हुआ है? -3 के, अर्थात -3 के b का काम होगा, उसी का हम वर्ग कर देंगे क्योंकि हम विवेचक का काम कर रहे हैं। अब माइनस की माइनस, 4 की 4, a का काम कौन करता है समीकरण में भाई? जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 4, तो यहाँ 4 लिख दो, गुने c क्या है? 1, तो यहाँ 1 लिख दो, बराबर 0 की 0। ये हो जाएगा 9 के का स्क्वायर घटाओ 16 बराबर 0। 9 के स्क्वायर बराबर प्लस 16, माइनस में उधर जाके प्लस 16, तो के स्क्वायर बराबर 16 बटा 9 हो जाएगा। तो के का वैल्यू क्या आएगा? के का वैल्यू आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 16 बटा 9। आपको ही पता है जब इस केस में द्विघात का केस बना, तो जब वर्ग से वर्गमूल बनता है तो प्लस माइनस का साइन आ जाता है। ये वर्ग था, उधर जाके वर्गमूल हो गया, तो प्लस माइनस तो रह जाता है, 16 का 4 हो जाता है और 9 का 3 हो जाता है। तो प्लस माइनस 4 बटा 3 जो है अपना सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। बस बात आपको याद रखना था, क्या कि अगर मूल बराबर है तो मेरे भाई उस द्विघात समीकरण का विवेचक क्या होगा? उस द्विघात समीकरण का विवेचक जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। और बस एक हमें संबंध मिल गया, फिर सोल्व कर देंगे। कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 2 है और शून्यकों का गुणनफल -15 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा? भाई कोई भी द्विघात बहुपद क्या होता है? तो एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल, सॉरी योगफल गुने एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल प्लस शून्यकों का गुणनफल। हालांकि इसके बाहर के भी होता है, ठीक है, इसके बाहर ऐसे करके के भी होता है। 10th के स्तर पे के जो है हमेशा 1 होता है, ठीक है, 1 होता है, इसलिए इसका जरूरत नहीं पड़ता है। ये सब बोलेंगे तो आप हमको ढेल याद दीजिएगा, ठीक है। इसलिए सीधा सिंपल याद रखो, द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करने के लिए बोलेगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। वैल्यू रख दीजिए, एक्स स्क्वायर घटाओ शून्यकों का योगफल, तो दे ले तो है शून्यकों का योगफल 2, तो लिख दीजिए 2। एक्स है तो एक्स दे दीजिए, प्लस का साइन है प्लस का साइन दे दीजिए, शून्यकों का गुणनफल पूछता है जो कि -15 है तो यहाँ -15 दे दीजिए। अब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस माइनस -15, यानी ये आंसर आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 ऑप्शन डी में दिखाई पड़ रहा होगा, इसलिए ऑप्शन डी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 17 नंबर सवाल, कराए कौन एपी नहीं है? सिंपल सा बात है, जिसका हर अगला पद पिछला पद से घट के बराबर नहीं आएगा वो एपी नहीं होगा। देखिए इसको इससे घटाइए 4 आएगा, इसको इससे घटाइए 4 आएगा, मतलब ये एपी है। इसको देखिए, इसको जब इससे घटाइएगा, 3 में 1 घटाइएगा तो 2 ए आएगा, 5 में 3 घटाइएगा 2 आएगा, मतलब ये भी एपी है।
5 में 3 घटाइए 2 आएगा, 7 में 5 घटाइए 2 आएगा, ये भी एपी है, अर्थात यही एपी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका अगला पद पिछला पद से घट के बराबर नहीं है। काहे भाई? ध्यान से देखो, ये 25 लिखल है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 25 में 4 घटाइएगा तो 21 आएगा, और 49 में 25 घटाइएगा 24 आएगा। तो क्या इसका पद घट के समान आया? नहीं आया, है ना। दो क्रमागत पद जो है घटकर समान आया नहीं आया, इसलिए ये एपी नहीं था, ये अपना आंसर हो जाएगा। करा बताइए, सार मंत्र बताइए। अगर ये एपी है, अगर ये एपी है तो सार मंत्र क्या होगा? कोई भी एपी अगर रहता है तो उसका हर अगला पद पिछला पद से घट के क्या आता है? समान आता है, और जो समान आता है वही तो एपी होता है। तो जब भी वही तो सार मंत्र होता है। तो जब भी आपको सार मंत्र पूछेगा ना, तो एपी दिया रहेगा और सार मंत्र पूछेगा, तो कोई भी अगला पद में पिछला पद घटा दीजिए, आपको जो है एपी मिल जाएगा। तो हमें √2, हमें क्या करना है? बस √8 में √2 को घटा देना है। √8 का मतलब होता है 2 गुने 2 गुने 2 और घटाओ √2 फिर √2। आपको भी पता है कि रूट के अंदर जिसका जोड़ा लग जाता है वो रूट से बाहर हो जाता है। तो इसको हम रूट से बाहर कर दिए, 1 2 बच गया, ऐसे रह जाएगा, घटाओ √2। इसके बाहर कुछ नहीं तो 1 है, क्योंकि जोड़ घटाव जब करते हैं रूट का तो बाहर वाला संख्या घटता है। तो 2 में 1 घटकर 1 √2 हो जाएगा, 1 √2 को हम √2 बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगर आप नहीं घुसाइएगा तो हम आगे बढ़ेंगे और इस सवाल को देखेंगे। कह रहा है कि भैया x + 2 3x और 4 + 1, ये जो है ना, ये जो है एपी में है। ये किस में है बउआ? ये एपी में है। तो अगर ये एपी में है तो x का मान बताइए। तो अरे भाई, अगर ये एपी में है, बात समझो ना, 5 10 और 15 एपी में है, 5 10 और 15 एपी में है, तो आपको यहाँ से क्या समझ में आएगा? आपको यहाँ से ये समझ में आएगा कि अगर हम 10 को 5 से घटाएं, यानी इस पद को इस पद से घटाएं और इस पद को इस पद से घटाएं, दोनों घट के तो बराबर आएगा। अरे बोलो, आप बोलिएगा हाँ। तो यहां से हम क्या समझे कि भाई 3x को अगर हम घटा दें x + 2 से, और 4x + 1 को हम घटा दें 3x से, तो दोनों घट के तो बराबर आएगा, क्योंकि एपी में है और एपी में यही तो संबंध होता है। अरे एपी में यही तो संबंध होता है क्या, कि कोई भी दो लगातार पद घटेगा तो घट के सेम आएगा। अब यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। तो 3x - x घटाओ 2, माइनस आया तो साइन चेंज हो गया, और इधर 4x + 1 घटाओ 3x। तो 3x में x घटा तो 2x घटाओ 2, और 4x में इधर 3x घटा तो x + 1। अब हम क्या करेंगे? 2x प्लस इधर ला दो, 1 है, ये 2 को इधर ले आओ, प्लस में था इधर आके माइनस, ये माइनस में उधर जाकर प्लस हो गया। तो 2x में x घटेगा, x हो जाएगा, और 2 और 1 जुटकर 3 हो जाएगा। x का वैल्यू निकल गया भाई 3। x का वैल्यू क्या निकल गया भाई? 3। आगे बढ़ो, इसका मान हमसे पूछा जा रहा है। हमें पता है tan 30 का मान होता है 1/√3। टेबल याद कीजिए आप लोग। sin 30 का मान 1/2 होता है। cot 60 का मान क्या होता है? 1/√3 ही होता है। और cosec 30 का मान होता है 2। ठीक है, तो आप क्या देखिएगा, ई दो को काट देगा और 1/√3 गुना होके 1/3 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। इस सवाल को देखिए, एपी का 10वां पद हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, एपी का 10वां पद हमसे पूछा जा रहा है। तो आपको ही पता है एपी का 10वां पद अगर हमसे पूछा जा रहा है तो उसका मतलब है a + 9d, a + 9d, है कि नहीं? एक तरह से ये फॉर्मूला का काम करता है, टीएन के फॉर्मूला से आया। तो एक का काम कौन करेगा? 10, जो पहला पद है वो a होता है, प्लस 9 गुने d। डी का काम कौन करेगा मेरे भाई? डी का काम करेगा, यहां से देख लो, 7 में 10 घटेगा, 7 में क्या घटेगा? 10, जो कि -3 आएगा, अर्थात -3 जो है अपना डी का काम करेगा। तो 10 में हमें -27 है ना, देखो ये क्या हो जाएगा? -27। तो 27 में 10 घटेगा तो -17, यानी ऑप्शन सी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। अगर हम आगे बढ़े और इस सवाल को देखना चाहें
तो हमें क्या पता चल रहा है कि इस एपी का कौन सा पद 47 है। जब भी बउआ कौन सा पद लिखा रहे ना, मतलब कि वो टीएन है, यानी टीएन का मान वो 47 दे दिया है। और टीएन का क्या मतलब होता है? टीएन का मतलब होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है बउआ? ए प्लस वन माइनस ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है बराबर 47 की 47। बस एक बात याद रखिएगा, जब भी कौन सा पद बोल रहा है ना, मतलब वो टीएन का बात कर रहा है। कौन सा पद का मतलब क्या? एपी का कोई पद है, अब कोई पद है मतलब क्या? टीएन। सिंपल सा बात है। अगर 10वां पद होता तो टी 10 हो जाता ना, 15वां पद होता तो टी 15 हो जाता ना। हाँ, तो कौन सा पद है तो हमें नहीं पता है, तो मान लेते हूँ एनवा पद है मतलब टीएन, और टीएन का मतलब इतना। ए मतलब 2, एपी तो दिया है ना, तो 2, एन नहीं दिया है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे लेकिन डी तो हम पता लगा सकते हैं, 7 में 2 घटा देंगे 5 बराबर 47। अब देखो 2 इधर प्लस में उधर जाके माइनस, तो एन घटाओ 1 गुने 5 बराबर 45। 2 इधर प्लस में उधर जाकर घट गया, और 5 इधर गुना में उधर जाके भागा, तो n घटाओ 1 बराबर 45 में 5 से भाग दीजिएगा 9, तो n बराबर 10। माइनस में उधर जाके जुट गया, n का वैल्यू 10 आ गया। मतलब इस एपी का 10वां पद 47 होगा। इस एपी का 10वां पद क्या होगा? 47 होगा। करा योगफल। प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल। तो पहले भाई विषम प्राकृतिक संख्या लिखो, 1 3 5 7 ऐसे ऐसे करके 10 पद तक हमको जाना है। 10 पद तक हमको जाना है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ये जो विषम प्राकृतिक संख्या है जिसको हम लिखना शुरू किए, तो ये तो एक एपी हो गया। कैसे एपी हो गया? तो देखो ना, घट घट कर आ रहा है। मतलब विषम प्राकृतिक संख्या क्या होता है? एपी होता है। मतलब हमको एपी के 10 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब एसएन ज्ञात करना है, यानी एस 10 ज्ञात करना है। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है एन बटा 2, यानी 10 बटा 2। एन तो पता है ना, 10 पद। अरे बोलो और शुरुआती बोला है ना, तो यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो एन बटा 2, 2 ए का काम कौन कर रहा है? एक कर रहा है। 2 ए प्लस एन माइनस वन यानी 10 माइनस 1, और डी का काम कौन करेगा? 2। तो 5 2 प्लस 9 दूनी 18, तो 18 2 20, और 20 को 5 से गुना कीजिए 100। ऑप्शन बी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि किसी एपी का एनवा पद यानी टीएन बराबर लिखा गया है 2n प्लस 5, तो टी 4 बताइए। अरे भाई, यहाँ n था तो इधर n हुआ, यहाँ 4 है तो इधर भी 4 कर दो, यानी 2 गुने 4 प्लस 5। जहाँ n था वहाँ 4 लिख दिए, तो 4 दूनी 8 और प्लस 5 13। ऑप्शन सी में दिखाई पड़ रहा है, तो इस सवाल का ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ आइएगा तो हमसे कहा जा रहा है कि px बटा gx का क्या घात होगा। भाई आपको ही पता है कि px बटा gx जो भी आएगा ना, जो भी इसका परिणाम आएगा ना, जो भी इसका रिजल्ट आएगा ना, वो भी एक बहुपद होगा, वो भी एक बहुपद होगा। और बहुपद का घात कैसे तय होता है? हाईएस्ट पावर से, कि भाई उसमें हाईएस्ट पावर किस पद का है, चर पे हाईएस्ट पावर किस पद का है, उससे तय हो जाता है उसका घात। तो जब भी इस तरह का सवाल आए, तो भाग पूरा नहीं करना है। आप देख लीजिएगा कि px ऊपर है, तो px में हाईएस्ट पावर किसका है? तो x पे पावर 5 का है। देखो ना, x पे पावर 5 का है, बस इसको लिखिए बटे gx। gx में देखो हाईएस्ट पावर क्या है? x का। इसको भाग दे दीजिए, यहाँ पावर क्या है? 1 है, तो क्या हो जाएगा? x पे पावर 4 हो जाएगा। तो घात क्या है? 4 है, यानी घात 4, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो भाग दे दीजिए। x प्लस 1 को अगर हम भाग देंगे x पे पावर 5 प्लस 1 से, तो भाग करके जो आएगा भागफल, उसका घात क्या होगा? वही आंसर आएगा। तो आप देखिएगा घात 4 ही आएगा। ठीक है, कहिएगा तो हम भाग दे के देख लेते हैं।
यहाँ लगेगा x पे पावर 4 से। तो x पे पावर 4 से जब ये लगेगा तो x पे पावर 4 से याद कीजिए हमको गुना करना पड़ेगा x प्लस 1। तो ये हो जाएगा x पे पावर 5 प्लस x पे पावर 4। तो यहाँ लिखिएगा x पे पावर 5 प्लस x पे पावर 4। ये घट जाता है, जब घटेगा तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये ऐसे रह जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, भाग आपको आता होगा तो ये आपको बात पता चलेगा। यानी फिर माइनस एक्स पे पावर 4 है, एक्स से भागा दीजिएगा, यानी माइनस एक्स पे पावर 3 आ जाएगा, यानी माइनस एक्स पे पावर 3 से फिर यहाँ लगेगा। तो आप समझ रहे हैं क्या? भाग हो सकता है लंबा चला जाएगा, तो समय नहीं हम आपका बर्बाद करते। तो यहाँ एक्स पे पावर 3 आया, फिर हो सकता है एक्स पे पावर 2 आए, मतलब पावर अब घटेगा, हाईएस्ट पावर यही मिल गया। इसी से तय हो गया कि भाई घात 4 होगा। समझे कि नहीं समझे? इसलिए हम सीधा बोल रहे हैं कि जब भी इस तरह का सवाल आए, px ऊपर दिया गया है, px ऊपर दिया गया है, तो px में देखिए, px का मतलब तो ये है ना, इसमें देखिए हाईएस्ट पावर किसका है, तो हाईएस्ट पावर तो 5 है। इस पद का हाईएस्ट पावर है और वो क्या है? 5 है, मतलब 5 में घटा देना है क्या? इसका हाईएस्ट पावर, क्योंकि नीचे gx लिखा हुआ है, gx में हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो 5 में 1 को घटा दीजिए, 4। डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं, ठीक है, सीधा घटा सकते हैं, 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नहीं समझाएंगे, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि px का एक शून्य माइनस 3 है, तो px कौन px का गुणनखंड होगा? वो बात समझिए, अगर कोई px है, अगर कोई px है और उसका हम गुणनखंड किए, उसका हम गुणनखंड किए और गुणनखंड आया x प्लस 5 और x घटाओ 7 बात को समझिएगा, कोई बहुपद रहा है, उसका गुणनखंड किए, उस बहुपद को हम px बोल रहे हैं, उस बहुपद को हम px बोल रहे हैं, उसका गुणनखंड किए हैं, तो x प्लस 5 और x घटाओ 7 आया है। इसका शून्य क्या आएगा? इससे निकलेगा -5 और इससे निकलेगा क्या? +7। उल्टा साइन होके निकलता है ना, तो ये शून्य आ गया, तो गुणनखंड क्या आ रहा है? ध्यान से देखो, उसका गुणनखंड क्या आ रहा है? उसका उल्टा साइन। -5 है तो +5, +7 है तो -7, यानी शून्य जो भी दिया रहेगा ना, उसका उल्टा साइन जो है उसका गुणनखंड होगा। सिंपल सा बात है, इस बात को आप याद रख सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि शून्य -3 है तो गुणनखंड क्या होगा? +3। x के साथ लगा दीजिए +3। ठीक है, क्योंकि गुणनखंड में x +3 आया होगा, तब ने शून्य को उसका -3 निकला भाई, इसलिए सीधा x +3 उल्टा साइन कर देना। अगर बोलता शून्य 5 है तो गुणनखंड क्या होता? x घटाओ 5। अरे ठीक है, आगे बढ़ो। इसका एक हल है, देखो भाई, ये जो है ना, एक दो चर का रैखिक समीकरण है। अगर दो चर का एक रैखिक समीकरण आपको दिखेगा ना, तो उसका क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। कभी कभी आपसे पूछ देगा, ठीक है, कि भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल होता है? तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। लेकिन अगर वे युग्म आ जाता है, जो कि 10th में हम पढ़ रहे हैं, तो फिर उसमें तो फिर अलग अलग एक हल भी होता है, अनेक हल भी होता है और कोई हल भी नहीं होता है। ठीक है, तो वो बात की बात है। तो हल का मतलब क्या है? हल किसे बोलते हैं? समीकरण का हल वो होता है जो x और y, क्योंकि इसमें दो चर है, तो कोई भी समीकरण दिखे जीवन में, जो चर उसमें मौजूद होता है ना, उसके मान को जो संतुष्ट कर देगा। समीकरण का मतलब क्या होता है? दो पक्ष होगा, दायां पक्ष होगा, बायां पक्ष होगा, है ना, LHS और RHS होगा। तो समीकरण का हल वह कहलाता है जो LHS और RHS को बराबर कर दे। तो समीकरण में कोई ना कोई ऐसा चर होगा जिसका वैल्यू हमको पता नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, तो देखो, x और y वह चर है, x और y वह चर है, इसका ऐसा मान हम ज्ञात करना चाहते हैं कि भाई यहां और यहां रखें तो समीकरण को संतुष्ट कर दे, मतलब LHS और RHS को बराबर कर दे। मतलब कि RHS में तो क्लियर है, RHS में तो क्लियर लिखा हुआ है क्या? 7, यानी LHS में हम x और y का मान रखेंगे, अगर 7 आ गया तो वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2x घटाओ 5y बराबर 7। अगर इस ऑप्शन को देखिएगा जो कि -6 है, तो 2 गुने -6, x की जगह -6 रख दीजिएगा और y की जगह 1 रख दीजिएगा। ठीक है, बराबर 7 आना चाहिए, ये LHS हम सोल्व कर रहे हैं। तो ये हो गया -12 और -5, जो कि क्या आ गया? -17 आ गया। 7 तो नहीं आया, मतलब ये हल नहीं होगा। हल वही होगा, हल वही होगा जो x y की जगह वैल्यू रखेंगे, x y की जगह जो वैल्यू रखेंगे और वो 7 ला देगा, क्योंकि RHS में 7 लिखा हुआ है। अब इसको देखिए, 3 और 1 को देखिए, तो 3 यहाँ रखिएगा, x की जगह तो ये 6 हो जाएगा और 5, 6 में 5 घटाइएगा क्या आएगा? 1 आएगा। ये भी हल नहीं है।
ये भी हल है। अब इस पे आइए, माइनस एक और एक पर आइए, 2 की 2, x की जगह -1, घटाओ 5, y की जगह 1 बराबर 7। सॉरी बराबर 7 क्यों देना, हटाओ, 7 तो आना चाहिए। तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -5, आया तो लेकिन -7 आया। यहाँ है क्या, +7, यानी ये भी नहीं हल होगा। ऑप्शन डी पे आइए, 6 और 1, तो 6 में 2 से गुना कीजिए 12, क्योंकि x का मान 6 है, और घटाओ 5, y का मान 1 है, यानी 5 गुने 1, यानी 12 में 5 घटाइए 7 आया क्या, तो LHS क्या आया, 7 आया, और RHS में क्या है, 7 है, यानी ऑप्शन डी जो है इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, अगर आपको बात समझ में आ रहा है तो। करा है कि x बराबर 4 के आलेख पर है। x बराबर 4 का आलेख क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, देखो भाई इस चीज को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे x बराबर 4 है, ठीक बात है, हम इसको लिखेंगे x प्लस 0y बराबर 4। भाई x बराबर 4 हो या x प्लस 0y बराबर 4 हो, दोनों में कोई अंतर है क्या, बोलिएगा नहीं सर। अब जब ग्राफ हम बनाते थे तो याद कीजिए हम क्या करते थे, एक डब्बा बनाते थे, अरे भाई एक डब्बा बनाते थे, एक डब्बा बनाते थे, और अपने मन से कुछ भी वैल्यू x या y का हम ले सकते थे। तो अगर हम, ध्यान समझिएगा, अगर हम इस समीकरण में, अगर हम इस समीकरण में अपने मन से कुछ भी ले सकते थे, ग्राफ बनाने के लिए आपको आना चाहिए, तो y का मान y का मान अगर हम 1 लें, y का मान अगर हम 1 लें, y का मान अगर हम 1 लें, तो भाई 0 से गुना होगा ना, तो आ क्या जाएगा, आ क्या जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अरे भाई 0 ही आ जाएगा ना गुना होके, यानी x का वैल्यू क्या, 4 ही तो आया। भाई x बराबर 4 है तो x बराबर 4 है, वो कभी नहीं बदलेगा। तो y का मान 1 रखे तो x का मान 4 आया। हम y का मान 2 रखेंगे, y का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, y का मान 2 रखेंगे, तो ये तो 0 पे हो गया, तो फिर x का मान 4 आ गया। यानी कि यानी कि यानी कि यानी कि फिर हम y का मान कुछ और ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, फिर भी x 4 ही आएगा। बात आ रहा है समझ में क्या, और इसका फिर हम बनाएंगे ग्राफ। अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ, तो जो भी ग्राफ बनेगा ना, जो भी ग्राफ बनेगा ना, यहाँ से ये समझ में आ रहा है आपको कि भाई y को हम कुछ भी माने, y को हम कुछ भी माने, x 4 ही आने वाला है, अर्थात x 4 रहेगा, y कुछ भी हो सकता है, अर्थात x 4 रहेगा, ये फिक्स है, y कुछ भी रह सकता है। आप देख लीजिए ध्यान से, इसलिए 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 हम ऑप्शन में ये खोजेंगे, हम ऑप्शन में ये खोजेंगे कि x 4 होना चाहिए, तो x यहाँ भी 4 है, क्योंकि आपको पता है पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है, तो x 4 है, ये मेरा आंसर हो सकता है। यहाँ भी x 4 है, ये भी मेरा आंसर हो सकता है। यहाँ भी x 4 है, ये भी मेरा आंसर हो सकता है। इसलिए तो ऑप्शन में दिया हुआ है सभी, इसलिए ऑप्शन डी अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो आप देखिए, अभी तुरंत हम आपको एग्जाम्पल से भी बताए कि x 4 ही रहेगा, y कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है। इस सवाल को देखिए, कहा जा रहा है कि एपी दिया गया है 2, 6, 10 और 14, और कहा जा रहा है कि a 20 घटाओ a 10 कीजिए, a 20 घटाओ a 10 कीजिए। अरे भाई a 20 का मतलब क्या है, a प्लस 19d घटाओ a 10 है, तो a 10 का मतलब क्या है, a प्लस 9d। अब आपको पता है a प्लस 19d घटाओ a घटाओ 9d हो जाएगा, तो a तो कट गया ना, तो 19d में 9d घटेगा तो 10d बच जाएगा, 10 की 10, और d का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, 6 में 2 घटेगा 4, यानी कि 40, यानी कि 40। ऑप्शन बी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि भाई मेरे 5x घटाओ 15y बराबर अगर 8 है, और 3x घटाओ 9y बराबर अगर 24/5 है, तो बताइए इसका आलेख बनाएंगे तो जो दो रेखा आएगा, जो दो रेखाएं बनेंगी वो कैसी होंगी। ठीक बात है, आपको ही पता है कि कोई भी रैखिक समीकरण युग्म हमारे सामने आएगा तो उसको हम तुलना करते हैं a1 बाई a2 और b1 बाई b2 से।
अगर वो दोनों तुलना करने पे बराबर नहीं आए तो हम बोलते हैं उसका ग्राफ प्रतिच्छेदी बनता है। अगर ये दोनों बराबर आ जाता है तो हम C1/C2 लिखते हैं और यह देखते हैं वो भी बराबर आया क्या। और अगर तीनों बराबर आता है तो हम बोलते हैं भाई उसका आलेख समपाती होगा। और अगर ये बराबर नहीं आता, ये बराबर आता है और ये बराबर नहीं आता है तो हम बोलते हैं भाई इसका ग्राफ समानांतर बनेगा। ठीक है, तो भाई तो भाई हम A1/A2 करेंगे, A1/A2 करेंगे। तो A1 अपना 5 है, A2 अपना 3 है, हम कर दिए, बहुत सुंदर बात है। और B1/B2 कीजिए, तो B1 अपना -15 है और B2 अपना -9 है। ठीक है क्या? माइनस माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा 3 के टेबल में 5/3। तो ध्यान से अगर देखिएगा तो A1/A2 भी वही आया और B1/B2 भी वही आया, मतलब हमें C1/C2 लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा C1/C2। अब देखिए C1/C2 लिखिएगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। तो भाई C1/C2 का क्या मतलब है? C1/C2 का क्या मतलब है? C1 भागे C2। अरे यही ना मतलब है, C1 भागे C2। तो C1 का मतलब 8 है, भागे भागे C2 का मतलब 24/5। तो 8 भागा को कर दीजिए गुना और 24/5 को कर दीजिए 5/24। इसको काट दीजिए 3 बार में तो क्या हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। तो हम क्या देखें कि A1/A2 जो आया वही B1/B2 आया और वही C1/C2 आया, मतलब तीनों बराबर आ गया। और जब तीनों बराबर आता है तो ग्राफ उसका संपाती बनता है, आलेख उसका संपाती बनता है। अब आगे बढ़िए और हमसे पूछा जा रहा है कि भाई दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात अगर इतना है तो उसके संगत भुजा का अनुपात क्या होगा। देखो बबुआ, अगर छठा चैप्टर आप पढ़े हैं तो अगर एक उसमें प्रमेय आया था, ठीक है, छठा चैप्टर में एक प्रमेय आया था, वहां कहा जा रहा था कि दो समरूप त्रिभुज के दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, तो उसी दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ये बात हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आया हो, हम यहाँ एगो बात आपको समझा देते हैं। पहले समझिए, ये एगो त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। और मान लो इसका नाम पी है, इसका नाम क्यू है, इसका नाम आर है। पहले तो समझो संगत संगत क्या होता है। भाई ये कोण और ये कोण संगत कहलाएगा क्योंकि ये भी ऊपरी हिस्सा में और ये भी ऊपरी हिस्सा में। उसी तरह से कोण बी, कोण आर, ये कोण क्यू का संगत होगा क्योंकि दोनों इस साइड है। और कोण सी जो है कोण आर के संगत होगा। संगत कोण ये हो गया, दोनों त्रिभुज का संगत कोण, यानी कोण ए कोण पी का संगत, कोण बी कोण क्यू का संगत और कोण सी कोण आर का संगत। उसी तरह से भुजा भी संगत होता है, ए बी भुजा पी क्यू भुजा के संगत, दोनों एक तरफ है, एक साइड है। ये नीचे वाला बी सी यानी क्यू आर के संगत हो। ठीक उसी तरह से AC का संगत कौन है? PR। ये तो हो गया संगत भुजा और संगत कोण का बात, क्योंकि ये सब भी टर्म आपको देखने और सुनने को मिलेगा। अब यहाँ पे आ रहा है समरूप। समरूप शब्द का क्या मतलब होता है? जिसका समान रूप हो, एक जैसा रूप हो। ठीक है, जैसे कि ये एक वृत्त है और ये एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त का साइज अलग हो सकता है, बड़ा छोटा, लेकिन दिखेगा एक जैसा। तो दो वृत्त हमेशा क्या होता है? समरूप होता है। यह भी ऑब्जेक्टिव में बन जाता है। हमारा और आपका हाथ समरूप है, एक जैसा दिखेगा। अरे हाँ कि ना। एक होता है सर्वांग-सम, आप 9th में पढ़े होंगे सर्वांग-सम। खैर यहाँ समरूप का बात किया जा रहा है। तो प्रमेय क्या था? प्रमेय क्या था? इस प्रमेय पे हम आते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप है, क्या है? दो त्रिभुज समरूप है। इसका नाम हम ए रखते हैं, इसका नाम हम बी रखते हैं, इसका नाम सी रखते हैं, इसका डी, इसका ई और इसका एफ नाम रख दो। और ये क्या है? समरूप है। समरूप का ये साइन होता है, कुछ ऐसा साइन होता है। ठीक है, ये समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो जो दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात होगा, यानी कि जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा, शॉर्ट में क्षेत्रफल को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी ABC का क्षेत्रफल बटे बटे DEF का क्षेत्रफल, बटे DEF का क्षेत्रफल
क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। दो समरूप त्रिभुज है, तो हम एग्जाम्पल के लिए दो समरूप त्रिभुज ले लिए। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात, उसका क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होगा? तो कोई भी संगत भुजा, कोई भी संगत भुजा, तो क्या ए बी का संगत डी है क्या? तो बोलिएगा हाँ सर। तो ए बी बटा डी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर, मतलब जो संगत भुजा होगा उसका अनुपात का वर्ग किसके बराबर होगा? उसके क्षेत्रफल के अनुपात की। एज अ फॉर्मूला ट्रीट होता है, ठीक है। अब समझो अब समझो क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया 49/81। क्षेत्रफल का अनुपात क्या दे दिया? 49/81 दे दिया। और ये भुजा का अनुपात हमसे पूछ रहा है। तो भुजा का अनुपात हमसे पूछ रहा है, तो ये वर्ग है, इधर आके क्या होगा? वर्गमूल। भैया यहाँ वर्ग था क्या? तो इधर आकर वर्गमूल हो जाएगा। तो भुजा का अनुपात क्या आएगा? भुजा का अनुपात क्या आएगा मेरे भाई? वर्गमूल करने पे आएगा 7/7/9, 7/9। और इसका अनुपात क्या है? 7/9, यानी 7/9। ये तो हो गया एक थोड़ा सा सिस्टेमेटिक ढंग से बात किए। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव और डायरेक्ट आप बनाना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और भुजा का अनुपात पूछे, संगत भुजा का अनुपात पूछे, तो उसका वर्गमूल आपको हमेशा कर देना है। क्या कर देना है? वर्गमूल कर देना है। तो 49 का वर्गमूल 7, 81 का वर्गमूल 9, यही अपना सीधा आंसर है। कभी संगत भुजा का अनुपात दे दे और त्रिभुज का अनुपात पूछे तो आप क्या कीजिएगा? उसका वर्ग कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? वर्ग कर दीजिएगा, है ना। भुजा छोटा होता है, भुजा छोटा होता है और क्षेत्रफल बड़ा होता है। जब छोटा मान दिया, बड़ा का मान पूछ रहा है तो वर्ग करेंगे, क्योंकि वर्ग जब करते हैं तो मान बढ़ जाता है। ठीक है, समझो ना, समझाने के लिए। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल का मतलब होता है ये हिस्सा पूरा क्षेत्रफल है, ये पूरा क्या है? क्षेत्रफल है। और भुजा क्या है? केवल इतना। तो भुजा का क्या हुआ? भुजा छोटा हुआ ना। समझो, भुजा छोटा हुआ, समझाने के लिए हम टर्म का यूज कर रहे हैं कि भुजा छोटा हुआ और क्षेत्रफल बड़ा हुआ। जब छोटा मान दिया और बड़ा का मान पूछेगा तो भाई इसका मान बड़ा होगा, और वर्ग करते हैं तो मान बड़ा होता है। 7 का वर्ग करो ना 49, बड़ा मान आया कि नहीं आया? और वर्गमूल करिएगा तो मान छोटा आएगा। 49 से 7 हो गया। तो जब जब बड़ा मान दे दे और छोटा मान पूछे तो वर्गमूल करना है, क्योंकि वर्गमूल करने पे मान छोटा होता है। तो बड़ा मान मतलब क्षेत्रफल दे दे, अनुपात पूछे तो वर्गमूल करेंगे। जब छोटा मान मतलब भुजा का अनुपात दे दे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो हम क्या करेंगे? उस समय वर्गमूल करेंगे। ठीक मेरे भाई, डायरेक्ट भी अगर वैसे नहीं समझ में आया तो आप डायरेक्ट भी समझ सकते। तो बड़ा मान दिया, छोटा का पूछ रहा था, वर्गमूल कर देंगे। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं इतना है। ठीक है, सारा खेल समरूप, यहां जितना भी बात बोले समरूप त्रिभुज रहेगा तब यही सब होगा, बिना समरूप त्रिभुज का नहीं होगा। उसी तरह ये सेम सवाल है, यहाँ समरूप त्रिभुज का भुजा दे ले है, किसका अनुपात पूछ रहा है? क्षेत्रफल का। मतलब क्या करेंगे इस बार? छोटा मान दे ले है, बड़ा का पूछ रहा है, बड़ा का पूछ रहा है, तो क्या करना है मेरे भाई? वर्ग कर देना है। तो 4 का वर्ग 25, सॉरी 4 का वर्ग 16 और 5 का 25, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सीधा जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर फिगर से बनाना चाहते तो सेम लॉजिक लग जाएगा, सेम लॉजिक लग जाएगा कि मेरे भाई अगर 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 ये त्रिभुज है और ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसका नाम ए बी सी है और मान लीजिए इसका नाम डी ई एफ है, इसका मान क्या है भाई? डी ई एफ है। तो हम जानते हैं कि ये दोनों समरूप है, ये दोनों क्या है? समरूप है। दो त्रिभुज समरूप था, दो समरूप त्रिभुज हम ले लिए समझाने के लिए। तो भैया जो भी इसका क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो तो बराबर होगा। एक परिमेय हम पढ़े हैं, उसको सिद्ध भी करेंगे, सिद्ध भी किए होंगे आप। तो भाई जो भी क्षेत्रफल का अनुपात होगा इसके संगत भुजा, कोई भी भुजा ले सकते थे, बीसी भी ले सकते थे ईएफ के, लेकिन हम संगत भुजा ऐसी समझाने के लिए ऐसी समझा रहे। भाई तू चला जा, उसको समझाने के लिए हम एक भुजा ले लिए ए बी और एक भुजा ले लिए डी। तो क्या होगा? इसके वर्ग के बराबर। अरे होगा क्या?
तो भुजा का अनुपात 4:5 दिया। भुजा का अनुपात 4:5 दिया, तो भुजा का अनुपात क्या दिया? 4:5 दिया। तो 4/5 यहाँ लिखेंगे। बोलिएगा हाँ सर, और उसका वर्ग कर देंगे खाली। तो जैसे ही वर्ग करेंगे, क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। जैसे आपको समझ में आ रहा है, तर्क के साथ भी तो तर्क के साथ, और डायरेक्ट ट्रिक लगाना है तो ट्रिक लगा दीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। इसको ध्यान से और अस्थिर से समझिए। कह रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण अगर 24 और 32 हैं तो प्रत्येक भुजा आपको क्या होगा? पहले वो बात समझिए। एगो होता है पहले चतुर्भुज, 4 भुजा से बना आकृति चतुर्भुज कहलाता है। अगर चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा समानांतर होता है तो उसको हम समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक बात। और अगर कोई समानांतर चतुर्भुज है, अगर कोई समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, तो उसका विकर्ण, इसको मिलाइएगा तो विकर्ण कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। तो समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है ना भाई, परस्पर समद्विभाजित होता है। यानी जहां वो कटा ना, वहां से बराबर दो भाग में बट जाएगा, वहां से बराबर दो भाग में बट जाएगा। ठीक है, अब समानांतर चतुर्भुज धरती पे क्या क्या है? वर्ग का नाम सुने होंगे, वो समानांतर चतुर्भुज होता है। आयत का नाम सुने होंगे, वो समानांतर चतुर्भुज होता है। ठीक उसी तरह समचतुर्भुज भी क्या होता है? समानांतर चतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज जो है, समचतुर्भुज जो होता है, उसका चारों भुजा बराबर होता है वर्ग की तरह। चारों भुजा बराबर होता है वर्ग की तरह, लेकिन वर्ग का चारों भुजा बराबर तो होता है, साथ में उसका कोण 90 डिग्री का होता है, इसका कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक बात। लेकिन समानांतर चतुर्भुज ई भी है, समानांतर चतुर्भुज ई भी है। तो जैसे इसका हम विकर्ण खींचेंगे, जो कि 24 है, जो कि ये क्या है? 24 है, और इस एक दूसरा विकर्ण जो हम खींचेंगे, मान लेते हैं कि वो 32 है, जो कि सवाल में दे रखा है। तो अभी हम क्या सीखा है कि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण समद्विभाजित हो जाता है, बराबर दो भाग में बट जाता है, जहां दोनों आपस में काटता है। तो क्या हुआ? ये बट गया दो भाग में, क्योंकि समचतुर्भुज भी समानांतर चतुर्भुज होता है। तो इसका विकर्ण क्या हुआ? बराबर बराबर दो भाग में बट गया यहां से। तो अब ये जो 24 था यहां से यहां तक, अब ये 12 और 12 सेंटीमीटर में बट गया। और ये जो 32 था, ये 16 और 16 सेंटीमीटर में बट गया। बोलिएगा हाँ सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। और मेरे भाई, चूंकि ये समचतुर्भुज है, तो एक विशेष गुण इसके पास और होता है। और वो गुण क्या होता है कि समचतुर्भुज के, ठीक है, समचतुर्भुज के जो विकर्ण है, वो परस्पर लंब समद्विभाजक होता है। मतलब जहां से कटा ना, वो दो भाग में तो बटा, दो भाग में तो बटा, लेकिन मेरे भाई वो 90 डिग्री पे कटता है। किस पे कटता है? 90 डिग्री पे कटता है। ध्यान से समझिए और फिर से समझिए। समचतुर्भुज के विकर्ण जब आपस में कटते हैं तो 90 डिग्री बनाते हुए बराबर दो भाग में बटते हैं। एकदम ठेठ में और सिंपल भाषा में आपको समझाए, मतलब कि ये हर कोण 90 डिग्री का है, हर कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, और प्रत्येक भुजा तो बराबर ही होता है, प्रत्येक भुजा तो बराबर ही होता है। तो अगर इसको ध्यान से देखिएगा, अगर इसको ध्यान से देखिएगा, जिसको अभी हम डार्क कर रहे हैं, क्या एक त्रिभुज ने है? क्या एक त्रिभुज ने है? बोलिएगा हाँ सर, त्रिभुज तो है, जिसका ये भुजा 16 है, क्योंकि आधा बट गया था तो 16 है, और ये 12 है, और यहाँ 90 डिग्री है। तो भाई समकोण त्रिभुज बन गया ना। तो पाइथागोरस लगाओ और इस भुजा का आंसर पाओ, और जो इस भुजा का मान होगा, यही तो समचतुर्भुज का मान होगा। ये त्रिभुज का भुजा है तो समचतुर्भुज का यही भुजा है, और ये भुजा का जो मान होगा, यही इसका मान होगा, यही इसका मान होगा, यही इसका मान होगा। ये समचतुर्भुज का भुजा बराबर होता है। पाइथागोरस बस लगा देना। 90 डिग्री के सामने जो भुजा होता है उसको कर्ण बोलते हैं, यानी कि कर्ण का स्क्वायर करना है, कर्ण का स्क्वायर करना है। और किसके बराबर करना है? तो 16 और 12 के स्क्वायर के बराबर। ये तो पता होगा पाइथागोरस। तो 16 का हो गया 256 और 12 का हो गया 144। इसको जोड़ दीजिए तो 6 4 10, 5 4 9 1 10, 3 1 4, और कर्ण है, स्क्वायर है तो वर्गमूल कीजिएगा, यानी 20 सेंटीमीटर।
यानी इसका आंसर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस सब बात को याद रखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। टेन स्क्वायर 30 और कोट स्क्वायर 60 का मान बताना है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। तो टेन स्क्वायर 30, तो टेन 30 का मान होता है 1/√3। तो इसका कर दीजिए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करने बोला। कोट 60 का भी मान होता है 1/√3, इसका भी करना है स्क्वायर, तो कर दीजिए स्क्वायर। तो 1/√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/3 आएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1/3 आएगा, और इसको जोड़िएगा तो 2/3 आएगा, नहीं कि 2/6 बोल दीजिएगा। तो 2/3 का मतलब बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और अगला सवाल देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर त्रिभुज ए बी सी और डी एफ में ये बात अगर है तो दोनों त्रिभुज समरूप कब होगा। भाई दो त्रिभुज समरूप होता है तो कुछ कसौटी पे चलता है। जैसे एस 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 से दो त्रिभुज सर्वांग भी होता है, लेकिन यहाँ समरूप है, तो एस 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 एक समरूपता का कसौटी है। ठीक है, रूल है, नियम है, जिससे हम त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं। एस ए एस से भी त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं, और ए से भी त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं। ठीक है, उतना डिटेलिंग में नहीं जाएंगे कि एस एस क्या है, एस 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 क्या है। यहाँ देख लीजिए कि क्या होने वाला है, ये सवाल हम आपको समझा देते हैं। तो एगो त्रिभुज हम बना देते हैं ए बी सी, और एगो त्रिभुज बना देते हैं डी ई एफ। क्या बना देते हैं, डी ई एफ बना देते हैं। और ये समरूप होगा तो कैसे होगा ये समझिए। तो ए बी सी और डी ई एफ में दिया गया है कि ए बी बटा डी ई बराबर है ए सी बटा डी एफ। अब अगर फिगर में हम आएंगे तो ए बी और डी ई का अनुपात बराबर है ए सी और डी एफ के अनुपात के साथ, यानी यहाँ एस ए एस एक्टिवेट हो गया। यानी कि भाई अगर कोई भी दो त्रिभुज, हम एस ए एस समझा देते हैं, कोई भी दो त्रिभुज अगर एस ए एस से समरूप होगा, उसका तात्पर्य यह है कि कोई भी उसका दो भुजा एक ही अनुपात में होना चाहिए। दो भुजाओं का अनुपात, दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया गया है। और नाम में ही देखो, दो एस के बीच में ए, एस का मतलब भुजा होता है, ए का मतलब कोण होता है। तो जिस दो भुजा का अनुपात बराबर हुआ, उसी के बीच वाला कोण को बराबर कर दीजिएगा, तो वो एस ए एस से समरूप हो जाएगा। तो सवाल में ये भुजा इसके ये भुजाओं का अनुपात बराबर था और इन भुजाओं का अनुपात बराबर था, तो इस दोनों के बीच में कौन कोण है, ये कोण है, अगर आप समझ रहे हैं तो दोनों भुजा के बीचे वाला कोण जो है भाई बराबर आपको करना पड़ेगा, तो ही जाके जो है वो त्रिभुज समरूप हो सकता है और एस ए एस से हो सकता है। तो यहाँ दो भुजाओं का अनुपात बराबर दिया था, तो एस ए एस ही लगता है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग खासकर। तो हर हाल में ए कोण और डी कोण बराबर होगा, तो ही जाके जो है ये दोनों त्रिभुज समरूप हो सकता है। यानी ऑप्शन ए ही हर हाल में सही होगा, क्योंकि दो भुजाओं के बीच का कोण ही आपको बराबर करना है। समझे कि नहीं समझे, एस एस का ये मतलब होता है। अगर समझे तो बहुत अच्छी बात। कह रहा है कि एबीसी त्रिभुज जो है पी क्यू आर के समरूप है। ये समरूप का साइन है, ये क्या है, समरूप का साइन। तो क्षेत्रफल जो एबीसी का है और क्षेत्रफल जो पी क्यू आर का है वो इतना है। तो बी सी और क्यू आर का मान बताइए। अगर ध्यान से देखिएगा ना, तो वही बात, वही सवाल घुमाकर रिपीट कर दिया है जो हम अभी आपको समझाए कि अगर दो त्रिभुज समरूप है, अगर दो त्रिभुज समरूप है, मान लीजिए एक का नाम दे दिया ए बी सी और एक का नाम दे दिया पी क्यू आर, चलिए सही बात है, और ये है समरूप, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया, इसके क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया, और त्रिभुज दोनों है समरूप। त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है। त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है। तो अरे भाई आपको भी पता है कि भाई दो समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो उसी के संगत भुजा यानी बीसी और क्यू आर यहाँ ले लीजिए के वर्ग के बराबर होगा, के वर्ग के बराबर होगा। तो वही सवाल आ गया ना, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, भुजा का अनुपात हमसे पूछ रहा है, संगत भुजा का अनुपात हमसे पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल दिया है और भुजा पूछ रहा है, मतलब वर्गमूल कर दो। तो 121 का वर्गमूल 11 और 169 का हो जाएगा 13, यानी ऑप्शन सी सीधा सही जवाब है। क्या है माथा लगाना ज्यादा। अब इस सवाल को देखिए भैया मेरे,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है। ये जितना आसानी से हम बता दिए, जितना आसानी से आप बता दिए जब हम ऑफलाइन वाले बच्चे को पढ़ाते हैं तो मत पूछिए, वो ऑफलाइन वाला बच्चा ही समझेगा ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है। एक नहीं होता है, चुटकुला होता है। मजा से बच्चा हंसता है हमारे ऑफलाइन क्लास में, वो ऑफलाइन वाला बच्चा समझेगा। अब इस सवाल पे आ जाइए, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। एक सवाल इसमें कभी आपसे पूछ देगा कि भैया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। हो सकता है आपसे पूछ दे कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो अगर ये हमसे पूछ देगा तो हम बोलेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है जी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब इस सवाल पे आइए, कहा जा रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर का। चलो ठीक है, एक त्रिभुज बना दो एबीसी। डरना नहीं सब सवाल से, बहुत बच्चा जो है त्रिभुज से डरता है। एबीसी जो है और त्रिभुज पीक्यूआर है, त्रिभुज पीक्यूआर है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर, ठीक है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर, ये है समरूप। ये क्या है, समरूप। तो कोण बी 47 डिग्री, चलिए बहुत अच्छा बात। कोण आर 83 डिग्री, बहुत अच्छा बात। हमसे पूछ रहा है कोण ए का मान बताइए, कोण ए का मान बताइए। एक बात आप याद रखिएगा बउआ, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो दोनों त्रिभुज का संगत कोण बराबर होता है। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो दोनों त्रिभुज का संगत कोण बराबर होता है। मतलब कि भाई बी का संगत कोण कौन है, आर, ये सॉरी क्यू। तो अगर बी 47 है ना तो क्यू भी 47 होगा। समझे कि नहीं समझे। लेकिन यहां समझो आर 83 है तो हम सी को भी 83 बोलेंगे। क्यों, क्योंकि कोण सी और कोण आर संगत ही तो है। कोण सी और कोण आर संगत ही तो है, क्योंकि समरूप है इसलिए ये बात हो रहा है, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप था। तो ये 83 हुआ तो ये भी 83 हो गया। तो अब इस त्रिभुज को प्यार से और प्रेम से देखिए तो इस 47 से 83 यदि कितना होगा, आपको पता है एक त्रिभुज का तीनों को जुटकर कितना होता है, 180 होता है। ये भी परीक्षा में आया है कि त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है, तो 180 डिग्री होता है। एक नंबर आपको मिल जाएगा। तो भाई मेरे ये हो गया जुटकर 130, तो ये होगा 50, तो जुटकर तो 180 होना था। तो ऑप्शन ए को अपना आंसर बताइए। कह रहा है कि अगर त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर समरूप है, ठीक है, त्रिभुज, परेशान नहीं होना है, त्रिभुज एबीसी और एक त्रिभुज है पीक्यूआर, और मान लो कि भाई ये दोनों त्रिभुज समरूप है, सवाल में दे रखा है, और ये भी संबंध दे रखा है, और बीसी का मान 8 दे रखा है। बीसी का मान 8 दे रखा है, तो क्यूआर क्या होगा। देखो भाई एक कॉन्सेप्ट और भी है, जिस तरह से दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका कोण, संगत कोण बराबर होता है, उसी तरह अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसका संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, यानी कि बीसी भुजा का संगत भुजा कौन है इस त्रिभुज में, क्यू आर। तो बीसी बटा क्यू आर जो होगा भाई वो बराबर होगा, वो बराबर होगा ए बी, ए बी बटा पी क्यू के, ए बी बटा पी क्यू के। संगत संगत मतलब ए सी भी बराबर होगा, ए सी बटा पी आर भी बराबर होगा, लेकिन हम बस यही दोनों लेते हैं क्योंकि हमसे क्यू आर का मान पूछ रहा है, और ए बी पी क्यू इसलिए लिए क्योंकि इधर संबंध उसका दिया हुआ है। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसका संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो संगत भुजा तो अभी हम आपको सिखेबे किए इसी वीडियो में। तो इसका संगत कौन था, ये था, यानी बीसी बटा क्यू आर बराबर होगा क्या कर, ए बी बटा पी क्यू के, और फिर बराबर होगा ए सी बटा पी आर के। तीनों संगत भुजा बराबर होगा, लेकिन हमको दो से काम है सवाल के लिए, तो बस हम दो उठाए। तो बीसी का मान 8 दे रखा है ना, तो हम 8 दे देंगे। सेंटीमीटर है उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं अभी, और ए बी को ए बी रहने देंगे। और ध्यान से देखिए पी क्यू की जगह 2 ए बी तो लिख ही सकते हैं। काहे लिख सकते हैं जी, काहे लिख सकते हैं, क्योंकि पी क्यू का मान 2 ए बी है। 2 ए बी बराबर पी क्यू, मतलब पी क्यू का मान 2 ए बी है, तो लिख दीजिए। अब अगर ध्यान से आप समझिएगा तो ए बी कट जाएगा, यानी 8 बटा क्यू आर, 8 बटा क्यू आर बराबर 1 बटा 2 आ जाएगा। अरे बोलो हाँ कि ना। तो 2 इधर आकर क्या हो जाएगा 16 बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर, यानी 16 सेंटीमीटर क्यू आर का मान आ गया।
ऑप्शन जी सी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, यहाँ कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी तो है, बना लीजिए त्रिभुज एबीसी, बना लिए एक त्रिभुज एबीसी। अब कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि एडी लंब है बीसी पे, तो एडी एक लंब बना दिए, दोनों तरफ 90 डिग्री हो जाता है बीसी। एडी और डीसी बराबर है और दोनों का मान 8 सेंटीमीटर, यानी एडी का मान 8 सेंटीमीटर है, डीसी का भी मान 8 सेंटीमीटर है, ठीक बात है, और बीसी का मान 14 है, यानी बीसी का मान 14 है। भाई मेरे ये बीसी है और इसका मान 14 है, और बीच में कहीं डी है और डी से सी तक का मान 8 है, तो क्या आप नहीं समझ पाइएगा कि भाई हर हाल में ये इसका मान 6 होगा, तब तो टोटल 14 होगा, यानी इसका मान 6 आ गया, इसका मान 6 आ गया। अगर आप समझ पा रहे हैं तो हमसे पूछ रहा है AB का मान, हमसे पूछ रहा है AB का मान, AB यहाँ है, तो अगर ध्यान से इसको देखिएगा तो ये एक त्रिभुज बन रहा है क्या, बस इतना एक त्रिभुज बन रहा है क्या, और क्या समकोण त्रिभुज बन रहा है क्या, एक कोण यहाँ 90 डिग्री है क्या, लंब का मतलब ही तो 90 डिग्री होता है, यानी मेरे भाई एक 8 है, एक 6 है और 90 के सामने ए बी है, मतलब कर्ण का मान हमसे पूछ रहा है। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, आंसर पाइए, जिंदाबाद। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, यानी हमको 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा और 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 100 का वर्गमूल कर दीजिएगा। पाइथागोरस आपको आता होगा तो आपको इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक। मान लेते हैं वृत्त किस पे डिपेंड करता है, त्रिज्या पे। हम मान लेते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो आर है, तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वृत्त का परिधि जो भी होगा ना, जो भी होगा ना, वो किसके बराबर होगा, व्यास से 9 अधिक। वृत्त का परिधि क्या है, व्यास से, जो भी उस वृत्त का व्यास है, व्यास क्या होता है वृत्त का, अगर आर त्रिज्या है तो व्यास क्या होगा, आर का दुगुना, यानी 2r, 2r। क्या ये बराबर हो गया क्या, क्या ये बराबर हो गया क्या, तो आप बोलिएगा नहीं, काहे, क्योंकि जो परिधि था वो व्यास है, ये परिधि है वृत्त का और ये व्यास है, ये परिधि है और ये व्यास है। सवाल में क्या बोला, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 अधिक है, ये 9 अधिक है, तो कैसे बराबर कर सकते हैं, समझो ना। अगर ये 20 होगा तो ये 11 होगा, क्योंकि 9 अधिक है ये, तो कैसे बराबर कीजिएगा इसको, बराबर करने के लिए, बराबर करने के लिए हर हाल में इधर 9 जोड़ना पड़ेगा, जो 9 कम है उसमें 9 जोड़ दीजिएगा तो बराबर हो जाएगा, तो इसमें 9 जोड़ दीजिए। अरे समझ में आया क्या, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। हमें चाहिए r का मान, क्योंकि त्रिज्या को हम r मान लिए, तो क्या करते हैं, 2 पाई r, ई प्लस में इधर लाइए 2r, दूसरा तो उपाय दिख नहीं रहा है, 2 कॉमन लीजिए, r कॉमन लीजिए, तो इधर क्या बचेगा पाई, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा अपना एक, कुछ नहीं बचा तो एक बचा, बराबर 9। 2r, पाई का मतलब होता है 22/7, आपको याद रखना है। इस तरह की सिचुएशन में पाई का अगर मान रखना है तो 22/7 रखिएगा, कहीं कहीं 3.14 भी रखा जाता है, तो उस केस में सवाल में दिया रहेगा कि पाई का वैल्यू हम 3.14 यहाँ लेंगे, उस सवाल में दिया ही रहता है ज्यादातर केस में। बउआ 2r, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 22 घटाओ 7/7 आ जाता है, बराबर 9 की 9, बराबर 9 की 9। तो 2r और इसको घटाइएगा तो 22 में 2 घटेगा 15/7 हो जाएगा, बेसिकली 15/7 है, बराबर 9। तो r, एक सेकेंड, 15 गुने 30 हो जाएगा, तो 30/7 r बराबर 9 आ गया, तो r का मतलब क्या हो जाएगा, 9 गुने 7/30। अरे बोलो, तिनका के पहाड़ा में 3 बार में, तिनका के पहाड़ा में 10 बार में,
यानी r बराबर आ रहा है 21/10। तो बहुत आसान हो गया, दशमलव में बदल दीजिए, 2.1 आ जाएगा। एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव इधर से देना होता है, तो 2.1 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देख लो मेरे भाई, ये सिंपल सा कैलकुलेशन हुआ, ठीक है। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ आ जाइए, कह रहा है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अंतर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और उनके परिधि का अंतर 20 सेंटीमीटर है। दो वृत्त है, दो वृत्त है और दोनों का क्षेत्रफल निकाल के घटा रहे हैं तो 100 आ रहा है। तो मान लेते हैं कि एक वृत्त का जो त्रिज्या है वो बड़ी आर है और दूसर का जो वृत्त का त्रिज्या है वो छोटी आर है। तो प्रश्नानुसार दोनों वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा, पाई आर का स्क्वायर, जो आर है उसका स्क्वायर, घटाओ प्रश्नानुसार क्या करना है, दोनों के क्षेत्रफल को घटाना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, पाई आर का स्क्वायर, छोटी आर का स्क्वायर। और जब ये हम किए हैं तब आया है 100, ये जब हम किए हैं तब आया है 100। एक बात, और दूसरा बात इधर कह रहा है कि परिधियों का अंतर 20 है, परिधि मतलब 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इसका परिधि घटाओ इसका परिधि घटाइएगा तो आ जाएगा 20। ठीक बात। अब अगर यहाँ देखेंगे, अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो 2 पाई तो कॉमन हो ही जाएगा यहाँ पे, आप बोलिएगा हाँ सर, इधर बचेगा r घटाओ r बराबर 20। अगर ध्यान से देखिएगा तो r घटाओ r बराबर 10 हो जाएगा। आप बोलिएगा हाँ सर हो जाएगा, भाई 2 इधर गुना में उधर जाके भागा तो 10 हो गया। आप बोलिएगा हाँ सर। अब वही r का वैल्यू इधर रख लेंगे। ध्यान से देखो, पाई को हम ले लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा r घटाओ r स्क्वायर बराबर 100। ठीक है, मात्रक हम जानबूझ कर नहीं देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेशन करना है, ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव है तो बन जाएगा। ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है क्या, तो हम यहाँ लिखेंगे r घटाओ r r प्लस r बराबर 100। समझो मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया भाई, पहले प्लस दो बाद में प्लस दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये करने से आपको क्या फायदा हुआ, ये करने से आपको क्या फायदा हुआ, ये करने से आपको क्या फायदा हुआ, पाई आर घटाओ आर का वैल्यू 10, पाई आर घटाओ आर का वैल्यू क्या है 10 है, क्या है 10 है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ से कुछ गलती नहीं हो रहा है हमसे, 2 पाई आर सही है यहाँ तक, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई 10 लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे, पाई आर घटाओ आर की जगह 10 लिख देंगे। तो हम यहाँ पे इतना दूर की जगह, इतना दूर की जगह क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। अरे बोलो हाँ कि ना, इतना का मान 10 है, यहाँ साफ साफ बताया जा रहा है। अरे बोलो हाँ कि ना, तो हम इतना की जगह लिख दिए 10 और यहाँ लिख देंगे r प्लस आर बराबर 100। ये गुना में उधर जाकर भागा हो जाएगा, तो r प्लस आर बराबर 10 आ जाएगा। ये गुना में इधर आके भागा, यानी r प्लस आर 10 आ गया, मतलब क्या, दोनों के त्रिज्याओं का योग 10 आ गया मेरे भाई। और यही तो सवाल में पूछ रहा था, ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। बात सेंटीमीटर में चल रहा था तो सेंटीमीटर ही मात्रक होगा। यहाँ आ जाइए, कहा जा रहा है कि यदि बिंदु 5P और 2 जीरो के बीच की दूरी 5 है तो P का मान बताइए। भाई दो बिंदु के बीच का दूरी 5 है, तो दूरी सूत्र लगाइए ना, x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट बराबर 5। क्योंकि भाई इस दोनों का दूरी सूत्र लगाएंगे तो जो आएगा वो तो दे ली है 5, 5 के बराबर कर दीजिए। ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -p का स्क्वायर और बराबर 25। कहाँ से तो दोनों तरफ वर्ग कर दिए, तो इसका वर्गमूल खत्म हो गया और ये 5 25 हो गया, या ये वर्गमूल उधर जाकर वर्ग हो गया और 25 हो गया, 5 को 25 कर दिया। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा p का स्क्वायर बराबर 25, तो p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16, ये प्लस में उधर जाके माइनस, तो p का मान क्या आ जाएगा, p का मान आ जाएगा +-4।
ये वर्ग उधर जाकर वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक समीकरण की भांति आया तो प्लस माइनस लग जाएगा रूट के आगे, तो जो कि ऑप्शन बी जो है इस सवाल का सही जवाब होगा। सही बात है। आगे बढ़ जाइए। दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है। मान लीजिए एक वृत्त का त्रिज्या r रहा होगा और एक वृत्त का त्रिज्या ये r रहा होगा, तो दोनों का हम जब क्षेत्रफल निकाले होंगे, दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर जब हम अनुपात किए होंगे, तब वो 36/49 आया होगा। तो ये पाई पाई तो कट गया, यानी r स्क्वायर बटा r स्क्वायर बराबर 36/49। तो मेरे भाई त्रिज्या का क्या अनुपात होगा? मतलब त्रिज्या का अनुपात, यानी ये इधर आकर वर्गमूल हो जाएगा। तो r बटा r का मतलब 36 का वर्गमूल 6 और 49 का वर्गमूल 7, यानी 6:7। ऑप्शन बी को आप अपना आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल का जब भी अनुपात दिया रहेगा और त्रिज्या का अनुपात पूछेगा, सीधा हम वर्गमूल कर देंगे। और जब त्रिज्या का अनुपात दिया रहेगा, क्षेत्रफल का पूछेगा, तो सीधा वर्ग भी कर सकते हैं। तरीका ये है, तर्क उसके पीछे का ये है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल को देखिएगा तो कहा जा रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई एक वृत्त है और एक वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी एक स्पर्श रेखा PT खींचा गया है। तो मान लीजिए ये अपना वृत्त है, उस पे बिंदु P स्थित था और एक स्पर्श रेखा हम PT खींचे, जेकर लंबाई क्या हो गया? 24 सेंटीमीटर हो गया। जेकर लंबाई 24 सेंटीमीटर हो गया और ये केंद्र अगर रहा है तो ये त्रिज्या इसका 7 है। केंद्र का नाम O दे रखा है, तो OT का मान हमसे पूछ रहा है। तो आपको ही पता है प्रमेय 10.1 से हम जानते हैं कि भाई जब भी स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाते हैं तो वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। पाइथागोरस प्रमेय लग गया। ओटी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओपी स्क्वायर प्लस पीटी का स्क्वायर। आप बोलिएगा हाँ सर, तो ओटी का स्क्वायर का मतलब तो चलो हमको नहीं पता है, लेकिन ओपी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर यानी 576। तो इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 625। तो ओटी का मान क्या आ जाएगा? 25। ओटी का मान क्या आ जाएगा? 25, क्योंकि 625 का वर्गमूल कीजिएगा तो 25 आ जाएगा। 10वां चैप्टर से जुड़ा हुआ यह सवाल था। देखो ये हम त्रिकोणमिति का टोटल 200 ऑब्जेक्टिव जो है इसी यूट्यूब चैनल पे हम अपलोड किए हुए हैं, अलग अलग 3-4 वीडियो के माध्यम से। तो 200 ऑब्जेक्टिव है। उस ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को देख लीजिएगा तो त्रिकोणमिति का सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और इस तरह का सवाल क्या, यही सेम टू सेम हूबहू सवाल हम पहले से वहां उस वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये तो खैर बहुत हल्का, ये तो सब बच्चा को आता है। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल भी वहां हम करा चुके हैं, आप वहां देख लीजिएगा। एक इसको बदल दीजिए। तो हमें पता है कि साइन थीटा का मतलब होता है कॉस 90 घटाओ थीटा। तो साइन बामन का क्या मतलब होगा? साइन बामन का मतलब होगा कॉस 90 घटाओ बामन। साइन बामन का मतलब होगा कॉस 90 घटाओ बामन। तो मेरे भाई तो मेरे भाई तो मेरे भाई कॉस और 90 घटाओ बामन का मतलब 38। 90 घटाओ बामन का मतलब 38। भाई यहाँ थीटा चल रहा था तो थीटा लिखे, यहाँ बामन आ गया तो बामन लिख दिया। यानी कि साइन बामन का मतलब कॉस 38 होता है। तो यहाँ लिखिए कॉस 38 किसकी जगह? साइन बामन की जगह। और यहाँ तो कॉस 38 पहले से है, तो कॉस 38 सेम हो गया, घट के 0। ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो गया। आगे बढ़ जाइए। कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु P से ये 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P है। P से स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है भाई? 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या बताना है। घुमा फिराकर वही बात हो गया। स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाइए, 90 डिग्री का कोण बन गया। एक पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं। अगर इसको हम O बोल दें और इसको हम क्या बोल दें, नाम पूछ लिए, इसको हम T बोल दें, यानी कि OP का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगा क्योंकि 90 डिग्री हो गया, तो OP का स्क्वायर बराबर OT स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर। OP का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर 169
बराबर ओटी का स्क्वायर हमें नहीं पता है, वो तो हम ज्ञात करने आए हैं, और पीटी का मतलब 144। तो 169 घटाव 144, प्लस में इधर आके माइनस, इसको घटा दीजिए तो 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, कट गया यानी कि 5 हो जाएगा। वर्गमूल निकालिएगा ना उसका, फिर ओटी का मान हो जाएगा 5 और ओटी ही त्रिज्या था, तो भाई इसका 5 आंसर हो जाएगा। करा एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसके द्वारा 15 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनेगा। एगो बात समझो, ये घड़ी है, ये क्या है, घड़ी है, या चलो घड़ी का आकार कुछ ऐसा, घड़ी ऐसा भी तो होता है, मान लो ये अपना घड़ी और ये मिनट का सुई रहा हो, और जब ये मिनट का सुई यहां से चल रहा है और पूरा अगर चक्कर लगाते हुए मान के चलिए फिर से अगर यहीं पहुंच जाए, मिनट का सुई है तो 60 मिनट दूरी तय किया कि नहीं किया। अरे 60 मिनट दूरी तय किया कि नहीं किया, तो आप बोलिएगा हाँ सर। अगर ये पूरा चक्कर लगा ले सुई तो 60 मिनट दूरी तय कर लेगा, बोलिएगा हाँ सर। और पूरा चक्कर लगा लिया तो कितना क्षेत्र घेरा, एक वृत्त की माफी घेरा, यानी कि 360 डिग्री का कोण बना दिया। 360 हो गया ना भाई, तो 360 डिग्री का कोण बना दिया। अगर कोई भी घड़ी का सुई से जुड़ा हुआ सवाल आएगा तो हम ये समझेंगे कि अगर वो सुई 60 मिनट चलेगा, अगर सुई 60 मिनट चलेगा तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। ये चला कितना है, केवल 15 मिनट, चला कितना है, केवल 15 मिनट। ठीक बात है, ठीक बात है, ये अपना घड़ी है। मान लीजिए यहाँ 3 रहा होगा और मान लीजिए यहाँ 6 रहा होगा, तो सुई अगर यहाँ है अभी और यहाँ पहुंच गया होगा 15 मिनट के बाद, तो यहाँ से यहाँ तक चला क्या, तो इतना दूरी तय किया क्या, तो कितना क्षेत्रफल होगा। तो ध्यान से देखिए, तो इसका हमसे मान पूछ रहा है, इसका हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ये क्या है, एक त्रिज्यखंड है कि नहीं, एक क्या है, त्रिज्यखंड है कि नहीं। हालांकि 15 मिनट चल रहा है, तो 15 मिनट चलता है तो वो चतुर्थांश भी कहला जाता है, लेकिन आप त्रिज्यखंड की तरफ जाइए, क्योंकि त्रिज्यखंड और चतुर्थांश को एक ही तरह से बेसिकली हम लोग ट्रीट करते हैं। खासकर ये 12th चैप्टर से जुड़ा हुआ सवाल है, जहां तक आपको ध्यान होगा। तो 15 मिनट में कितना दूरी तय किया, यानी ये चतुर्थांश, या बोलिए ना कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, क्योंकि ये इतना दूरी तय किया मतलब त्रिज्यखंड चला। तो त्रिज्यखंड का क्या क्षेत्रफल होता है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा मतलब यहाँ कितना कोण बन रहा है। अब यहाँ कितना कोण बन रहा है हमको कैसे पता चलेगा, तो हमको ये पता है कि अगर ये सुई पूरा चलता तो 60 मिनट चलता और 360 डिग्री का कोण बनाता। सुई चला कितना, 15 मिनट, तो कितना कोण बनाएगा पता लगा लेते हैं। 60 मिनट में 60 मिनट में अगर ये 360 डिग्री का कोण बनाता है तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगा, तो आप कहिएगा 360 बटा 60 का कोण बनाएगा। ये गुना में मान लो इधर आके भागा, ठीक बात, अरे बोलो ठीक बात, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगा। इसको काट दीजिए ना, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगा, तो 15 मिनट में कितना का कोण बनाएगा, तो अब 15 गुने 6 कर दीजिए। का है, क्योंकि अगर 1 का वैल्यू 6 है तो 15 का वैल्यू 15 गुने 6 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इसको याद रखिए, घड़ी से के सुई से जुड़ा हुआ सवाल आएगा ना, तो आप याद रखिएगा कि 1 मिनट में, 1 मिनट जब घड़ी का सुई चलता है, अगर मिनट का सुई है तो वो 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो जितना मिनट चलेगा उतना को 6 से गुना कर देंगे। 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 60 डिग्री, 10 गुने 6। 20 मिनट में तो 20 गुने 6 120 डिग्री का कोण बनाएगा, सिंपल सा बात। फॉर्मूला होता है मेरे भाई थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा अपना हो गया 90, थीटा अपना हो गया 90, क्योंकि 15 मिनट का ये दूरी तय किया है, बटा 360। और 90 डिग्री का जब कोण बनता है ना, तो वो चतुर्थांश भी कहलाता है, ठीक है, या त्रिज्यखंड बोलिए, घुमा फिरा कर एक ही बात होगा। पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, आर का काम 14 करेगा, क्योंकि यही इतने दूर ना चल रहा था, यही सुई ना चल रहा था जो कि 14 सेंटीमीटर का था, तो यही तो आर हो जाएगा। 2 बार लिखना पड़ेगा, ये इसको देखो 4 बार में काट दिया, ये इसको 2 बार में काट दिया, ये फिर इसको 2 बार में काट दिया, और फिर ये इसको 11 बार में काट दिया, यानी 11 को 14 से गुना करना है, और 11 को 14 से गुना कीजिएगा तो 154 आ जाएगा, जहाँ तक हमको लग रहा है। ठीक है, यह देख लीजिए, 11 को 14 से गुना कीजिए, 4 1 1 1,
यहाँ 4 होगा, 154 सही है, ठीक है, यही आंसर होगा। चलिए आखिरी सवाल आज का, सेक घटाओ सेक स्क्वायर घटाओ टेन स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। मतलब वैल्यू भी रख के बना सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको उधर भेज दीजिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा घटाओ टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो 1 रखिए, या सेक 30 और टेन 30 का वैल्यू रखकर वर्ग करके घटाइएगा तब भी आपको 1 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये पहला 50 सवाल था मॉडल सेट का, जो कि बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल सेट है। हमको लगता है कि कुछ ना कुछ आप इस पूरा वीडियो को अगर आप देखे होंगे, यहाँ तक पहुंचे हैं, इस बात को अगर आप सुन रहे हैं तो जरूर कुछ सीखे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।